इंसान कहता है कि मेरे पास पैसे आए तो मैं कुछ करूं, और पैसा है कि कहता है अरे इंसान तू कुछ कर तो सही, तभी तो मैं तेरे पास आऊं। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव और आज की चर्चा पैसे पर। जी हाँ, ये भी उतना ही बड़ा सत्य है जैसे कि सूरज पूरब से निकलता है, बच्चा माँ की कोख से ही जन्म लेता है, वैसे ही पैसे को सही ढंग से अगर समझा ना जाए, संभाला ना जाए, तो वो बहुत सारे दुख देता है। तो बस इसी पैसे को समझने और इसे संभालने की कला के बारे में आज हम चर्चा करेंगे, यानी कि हम बात करेंगे रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी बुक रिच डैड पुअर डैड की। इस किताब के इंट्रोडक्शन में मैं कुछ और बात कहूं, उससे पहले मुझे डॉक्टर एड कोकेन की एक बात याद आती है। लिखते हैं कि रिच डैड पुअर डैड अमीरी का शॉर्टकट नहीं बताती, ये सिखाती है कि आप पैसे की समझ कैसे विकसित करें, किस तरह से अपने पैसे की जिम्मेदारी निभाएं और इसके बाद किस तरह से अमीर बने। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी बात जिम्मेदारी की आती है तो नाम याद आता है उस शख्स का जिसने जिंदगी में कितनी भी ठोकरें खाई हों, कितना भी दुखी रहा हो, पर हमारे हिस्से के गम लिए और अपने हिस्से की खुशी हमें दे दी। पिता। जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते नहीं देखा। जेब खाली हो फिर भी मैंने उन्हें मना करते नहीं देखा। अरे मैंने अपने पिता से ज्यादा अमीर इस दुनिया में कोई इंसान नहीं देखा। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने उसी पिता को ध्यान में रखते हुए, उन्हें मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी बनाते हुए हमें लाइफ के, आज की जिंदगी के, आज की लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट लेसन को पढ़ाने की कोशिश की है, विच इज पैसा। जी हाँ, हम बचपन से लेकर जवानी तक सिर्फ मार्क्स के पीछे भागते रहते हैं। हमारा जो एजुकेशन का पैटर्न है, पढ़ाई का तरीका है, हम बचपन से सिर्फ यही सुनते आए हैं कि पढ़ो 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 और पढ़ो, और एक लेवल तक पहुंचने के बाद, एक एज तक पहुंचने के बाद डिसाइड करो कि अब क्या करना है। रॉबर्ट टी कियोसाकी इसी बात को बहुत ही खूबसूरती से एड्रेस करते हैं कि हमें पैसे को एक सब्जेक्ट की तरह बचपन से ही क्लासेस में पढ़ाना चाहिए। अगर आज पढ़ाई का मतलब, जिंदगी में सफल होने का मतलब ज्यादा पैसे कमाने से है, तो क्यों ना उस पैसे को सही ढंग से मैनेज करने का गुण हमें बचपन से मिले। स्कूल्स 6 घंटे के 8 घंटे के होते हैं, पर बाकी जो वक्त है वो घर पे बीतता है। तो कहीं ना कहीं स्कूल हो या घर हो, बच्चे को बचपन से ही पैसे की अहमियत, उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी मैनेजमेंट के बारे में अगर पढ़ाया जाए तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। मुझे लगता है कि ये बात कहीं ना कहीं मिसिंग थी। शायद कई सालों से ये जद्दोजहद है कि इसे शुरू किया जाए, इसे समझाया जाए। बहुत सारी फिल्में बनी हैं इस पर, लेकिन आज भी हम मार्क्स मार्क्स और मार्क्स के पीछे ही भागते हैं। अगर हमें पैसे को सही ढंग से मैनेज करने की कला आ जाए, अगर हमारी समझ डेवलप हो जाए, तो मुझे लगता है कि जो आजकल के बच्चे हैं वो बड़े जब होंगे तो वो खुश रहेंगे। इंसान को कंप्लीट करने के लिए उसका परिवार, उसके अपने, उसके दोस्त, उसका रहन सहन सब बहुत जरूरी होता है। ये तो नहीं कह सकते कि पैसा ही सब कुछ है, पर हाँ, सब कुछ पाने के लिए पैसा जरूरी है। काश काश कि मैंने ये बुक 20 साल पहले पढ़ी होती। ये लाइन अमेरिका के एक बहुत ही बड़े बिल्डर लैरिसन क्लार्क ने कही थी जब उन्होंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी। वक्त ऐसे ही बीत जाता है और हम काश में फंसे रह जाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें हमें जब पता लगती हैं जिससे हमारी लाइफ बदल सकती थी, हमें कुछ सीखने को मिल सकता था, हमें तरक्की करने को मिल सकता था, पर वक्त बीत चुका होता है और बस रह जाता है तो ये एक काश कि मैंने ये कर लिया होता। इस किताब में कियोसाकी ने अपने 2 पिताओं का रेफरेंस लिया है, एक जो रिच डैड थे जिनके पास बहुत पैसा था और एक जो पुअर डैड थे। रॉबर्ट कियोसाकी अपने दोनों पिताओं को, दोनों डैड्स को बराबर का सम्मान देते थे और उनके जो दोनों पिता थे वो भी उन्हें उतना ही प्यार करते थे। बहुत सारे लोगों के सवाल हो सकते हैं कि एक ही वक्त पर एक इंसान के 2 पिता कैसे हो सकते हैं, या कोई और क्वेश्चन। मुझे लगता है कि हम अगर इस बात पे ध्यान दें कि रॉबर्ट कियोसाकी हमें समझाना क्या चाहते हैं, तो हमारे लिए फायदे की बात होगी। हो सकता है उन्होंने ऐसा मान लिया हो सकता है उन्होंने अपने मन को पुअर डैड और अपने दिमाग को रिच डैड माना हो, या ये हो सकता है कि एक डैड उनके रहे हों और दूसरे डैड उनके किसी दोस्त के, कुछ भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि ये जो डैड का रेफरेंस लिया उन्होंने, ये कहानी है या काल्पनिक है। असल बात ये है कि रॉबर्ट कियोसाकी हमें समझाना क्या चाहते हैं, हमें बताना क्या चाहते हैं। चलिए मान लेते हैं कि रॉबर्ट कियोसाकी के 2 पिता थे और उनमें से एक बहुत अमीर थे, एक बहुत गरीब थे। तो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि सोच जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, और इसी माध्यम से रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि हालांकि वो दोनों पिता उनके अपने थे, हालांकि वो दोनों पिता उनका उतने ही शिद्दत से, उतने ही मन से ख्याल रखते थे, उतना ही प्यार करते थे, अपनी जान निछावर करते थे, और हमेशा
उन्हें सिखाने की कोशिश करते थे, जिंदगी में आगे बढ़ाने की कोशिश करते थे। पर ऐसा क्यों था कि उनके एक पिता अमीर थे और एक पिता गरीब? सारा खेल सोच का है, सारा खेल नजरिए का है। नजरिया ही इंसान को तरक्की दिला सकता है और नजरिया ही इंसान के जीवन की नाव डुबा सकता है। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस रंग के चश्मे को पहनकर कैसा मौसम देखते हैं। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जैसा दर्द हो वैसा मंजर होता है। अरे मौसम तो इंसान के अंदर होता है, और उसी अंदर के मौसम को हमेशा बनाए रखने, अपने आप को पॉजिटिव रखते हुए, अपना नजरिया सकारात्मक रखते हुए अगर हम आगे सोचें तो कुछ अच्छा तो जरूर होगा। स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो, ये जो लाइन है याद करिए, बचपन में हम सब ने सुना है और एक बार नहीं कई बार सुना है। रिश्तेदारों से, घर वालों से, टीचर से, हर एक से, स्कूल जाओ और मेहनत से पढ़ो। एक वक्त तो ऐसा लगता था कि बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, पर जैसे जैसे समझ आगे बढ़ी एक सवाल मन में घर करने लगा, आखिर हम पढ़ किस लिए रहे हैं? देखिए, स्कूल जाना और पढ़ाई करना ये बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई काम किया जा रहा है तो वो किस वजह से किया जा रहा है ये जानना भी उतना ही जरूरी है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हम सबसे पहले जॉब ही ढूंढते हैं ना, ये सोचकर के जॉब मिलने पर हमारी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, पैसे मिल जाएंगे, हम घर बना लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे और जो भी ज़रूरतें हैं पैसे से जुड़ी हुई वो सब पूरी कर लेंगे। पर ऐसा होता नहीं है। बहुत सारे लोग अच्छी जॉब और बहुत ही अच्छी सैलरी होने के बावजूद खुश नहीं होते। वो अपनी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते, बहुत ही मुश्किल से घर का खर्च चला पाते हैं, पर वो लगे रहते हैं इस उम्मीद में कि शायद अगले साल फिर से इंक्रीमेंट होगा, पैसे बढ़ेंगे और उन पैसों से हम अपनी जो ज़रूरतें हैं जो पूरी नहीं कर पाए हैं उन्हें पूरी कर लेंगे। और वो और ज़्यादा मेहनत करते हैं प्रमोशन पाने के लिए। पर वक्त के साथ साथ हमारी ज़रूरतें और हमारा लालच बढ़ने लगता है। पहले तो पैसे के बिना रहने के डर से हम बहुत मेहनत करने लग जाते हैं, और उसके बाद जब हमें सैलरी मिलने लगती है तो हमें लालच और ज़्यादा पाने की इच्छा जाग जाती है, और चूहे बिल्ली के इसी खेल में हमारी जिंदगी का भी एक पैटर्न बन जाता है। ज्यादा मेहनत करो, ज्यादा पैसे कमाओ, ज्यादा पैसे कमाओ, घर का खर्च चलाओ, पैसे खत्म, फिर ज्यादा मेहनत करो, और ये जो विशेष सर्कल है ये चलता रहता है, और इसी सर्कल में हम गोल 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 घूमते रहते हैं। अगर हमारे पास ज्यादा पैसे आ भी जाएं तो भी हमें इस विशेष सर्कल में घूमने की आदत पड़ जाती है। हमें डर और लालच पर काबू पाना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम अमीर बन भी गए तो इन आदतों की वजह से हम हमेशा डर के साए में रहेंगे और अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। पहले के जमाने में शिक्षा एक जरिया थी लोगों की पर्सनैलिटी डेवलप करने का और आसपास के हर विषय में उन्हें जानकारी देने का। पर वक्त के साथ साथ पढ़ाई का लक्ष्य, उसका गोल बदल गया। पढ़ाई का मकसद रह गया बड़े होकर अपनी जीविका चलाना, ब्रेड एंड बटर कमाना, और इसमें कुछ गलत भी नहीं है। वक्त के साथ चीजें बदलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो चीज वक्त के साथ नहीं बदलती वो या तो हमारी खुशियां छीनती है या फिर समाज को बहुत ही पीछे ले जाती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस बहुत ही अहम मुद्दे को यहां पर उठाया है अपने बुक रिच डैड पुअर डैड में। क्या खूब कहा है कि बचपन से ही अगर हम बच्चे को मनी को एज अ सब्जेक्ट बच्चों को पढ़ाना शुरू करें, उन्हें यह समझाना शुरू करें कि उसे कैसे मैनेज किया जाए, तो बड़े होने पर बच्चों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। बच्चा खुद उन्हें सॉल्व करने की क्षमता रखेगा। पर कहीं ना कहीं रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि पैसे को रिश्तों के ऊपर न रखा जाए। तभी तो उन्होंने इस विषय को रिश्तों के माध्यम से ही समझाने की कोशिश की है। रॉबर्ट टी कियोसाकी के पहले जो डैडी थे वो हमेशा ये कहते थे कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, वहीं जो उसके दूसरे डैडी थे वो कहते थे मैं इसे क्यों नहीं खरीद सकता हूं। दोनों की सोच में अंतर था, दोनों के शब्दों में अंतर था। यानी कि जिसे हम जिंदगी में पाना चाहते हैं, जिसे संभालना चाहते हैं, जैसे कि पैसा, तो उसके बारे में अगर बचपन से जाना जाए तो क्या यह सही नहीं होगा? आज जिस तरह से पढ़ाई की जाती है, बच्चा ग्रेजुएट होकर सोचता है कि अब मैं कौन सी नौकरी करूंगा। क्या यह सही नहीं है कि थोड़ा और पहले से बच्चे को इस विषय के बारे में और अच्छे से और डीपली पढ़ाया जाए, समझाया जाए? ये तो वही बात हो गई, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। यानी कमाना था पैसे, पर जब तक इसकी समझ आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। यानी कि हमें सबसे पहले यह समझने की जरूरत है कि हम खुद एक्सेप्ट करें कि हम इसे
कैसे पा सकते हैं, इसे कैसे संभाल सकते हैं, और वही सही शिक्षा हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी दे सकते हैं। ये कितना सच है ना कि अगर हमें किसी मंजिल की ओर बढ़ना है तो हमें उसी दिशा की ओर रास्ता तय करना पड़ेगा, सफर करना पड़ेगा, मुश्किलों से जूझना पड़ेगा, और तब कहीं जाकर उस मंजिल को हम पा सकते हैं। धन संबंधी जो शिक्षा है उसके बारे में भी कुछ ऐसा ही है। धन कमाना एक अलग बात है, पर उस धन को सही ढंग से संभालना एक अलग कला है। पैसा एक तरह की ताकत है, पर इससे भी बड़ी ताकत है उसे संभाल कर रखने की समझ। पैसा तो आता और जाता रहता है, पर अगर आप ये जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना शुरू भी कर देते हैं। देखिए, केवल सकारात्मक सोच से ही समस्या हल नहीं होती है। हाँ, ये जरूर है कि सकारात्मक सोच आपको उस दिशा की ओर बढ़ने की हिम्मत देती है। देखिए ना, ज्यादातर लोग स्कूल में पढ़ते हैं और वहां पर वो कभी ये नहीं सीख पाते कि पैसा काम किस तरह से करता है, इसीलिए वो पैसे के लिए काम करने में अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनकी ये पैसे से जुड़ी हुई शिक्षा, वित्तीय शिक्षा, जब वो केवल 9 साल के थे तभी शुरू हो गई थी। पर सबसे जरूरी बात यह थी कि उन्होंने जो पहला कदम उठाया था, ये निर्णय लिया था कि उन्हें किसकी बात सुननी है, अपने पुअर डैड की, जो कि बहुत ही पढ़े लिखे हैं पर पैसे को अहमियत नहीं देते, या फिर रिच डैड की बात, जो कि उन्हें उतना ही प्यार करते थे जितना कि उनके पुअर डैड। पर उन्होंने पैसे को कभी छोटा नहीं समझा, और क्योंकि रॉबर्ट टी कियोसाकी सिर्फ 9 साल के थे तो उनके रिच डैड ने बहुत ही आसान शब्दों में उन्हें वो लेसन्स पढ़ाए, पैसों के बारे में वो लेसन्स सिखाए। जी हाँ, हम किससे सीख रहे हैं, किसकी बात मान रहे हैं और किसे अपना मार्गदर्शक चुन रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जो हमें गाइड कर रहा है, अगर उसका नजरिया ही अलग है तो वो आपको सही मंजिल की ओर नहीं पहुंचा पाएगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी के दोनों ही डैड्स, रिच डैड और पुअर डैड, उन्हें उतना ही प्यार करते थे, पर सिर्फ नजरिए की वजह से रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने रिच डैड की बात सुनना प्रेफर किया। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जब तक उनके रिच डैड रहे, उन्होंने पूरे लाइफ में सिर्फ 6 ही लेसन उन्हें सिखाए, और ये 6 लेसन उन्होंने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में लिखी है, जो कि एक बच्चा भी समझ सकता है। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। सबक नंबर 2, पैसे की समझ क्यों सिखाई जानी चाहिए। सबक नंबर 3, अपने काम पर ध्यान दो और अपने काम से काम रखो। सबक नंबर 4, टैक्स क्या है उसे समझो और कॉरपोरेशंस की ताकत। सबक नंबर 5, अमीर लोग पैसे को जन्म देते हैं। सबक नंबर 6, पैसे कमाने के लिए काम ना करें, सीखने के लिए काम करें। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक कहानी का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि जब वो छोटे थे तो उन्होंने अपने डैडी से पूछा कि डैडी, क्या आप बता सकते हैं कि अमीर कैसे बना जाए। ये सुनकर उनके पुअर डैडी, जो कि एक स्कूल में पढ़ाते थे, उन्होंने कहा कि बेटे, तुम अमीर क्यों बनना चाहते हो। इस पर कियोसाकी कहते हैं कि कुछ बच्चों ने और उनके पेरेंट्स ने उन्हें गरीब कहा। यह सुनकर उनके पुअर डैड सोच में पड़ जाते हैं और फिर उसके बाद उनसे कहते हैं, देखो, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो तुम्हें पैसे बनाना सीखना चाहिए। इस पर कियोसाकी ने अपने डैड से पूछा, मैं पैसे बनाना किस तरह से सीख सकता हूं। तो डैड ने जवाब दिया, अपने दिमाग से। और उसके बाद वो अपना चश्मा पहनकर अपना अखबार पढ़ने लग गए, जिसका मतलब ये था कि अब इससे ज्यादा मुझसे और कोई सवाल मत पूछना, क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। इस बात को कियोसाकी पूरी रात सोचते रहे और अगली सुबह अपने सबसे अच्छे और करीबी दोस्त माइक को अपनी ये बात बताई। उन्होंने माइक से पूछा कि क्या वो ये पैसे बनाने वाले काम में उनके बिजनेस पार्टनर बनेंगे। माइक ने उनसे पूछा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम पैसा कैसे कमाओगे और हमें क्या करना चाहिए। इस पर कियोसाकी ने ठीक वही जवाब जो उनके पिता ने उन्हें दिया था, उनके डैड ने उन्हें दिया था, बता दिया कि भाई, मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी क्या तुम इस काम में मेरे पार्टनर बनना चाहते हो। और फिर दोनों दोस्तों ने एक दूसरे का साथ दिया, बिजनेस पार्टनरशिप पक्की हो गई। कुछ दिन बीते, दिमाग दौड़ाया गया और आखिरकार उनका स्कूल जाना सफल रहा। स्कूल की क्लास में उन्होंने कुछ ऐसा पढ़ा था जिसे सोचकर कियोसाकी को लगा कि बस पैसा बनाने का फॉर्मूला तो मिल गया। और बस उसी आइडिया को फॉलो करते करते कियोसाकी और माइक ने ढेर सारा कच्चा माल इकट्ठा कर लिया, बहुत मेहनत की और अपने डैड की गैराज में उन्होंने कुछ सिक्के बनाए। और जब उनके डैड ने उन्हें देखा तो उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो। तब कियोसाकी का जवाब था, जैसा आपने कहा था, पैसे बना रहा हूं। तब उनके जो पुअर डैड थे, उन्होंने कियोसाकी को कहा कि आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। कियोसाकी और माइक वहां सीढ़ियों पर बैठ गए। साथ में कियोसाकी के डैड और माइक के डैड, जो कि रिच थे, वो भी बैठ गए।
यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पूरी कहानी में जो कियासाकी ने अपने रिच डैड को रेफर किया है वो दरअसल माइक के पिता थे। और फिर बच्चों की इस हरकत को देखकर कियासाकी के पुअर डैड ने अपनी बात को और डिटेल में समझाया और अपनी बात को करेक्ट किया। पहली बार उन्होंने बच्चों को बताया कि गैर कानूनी क्या होता है। बच्चों को लगा कि जो उन्होंने किया वो सही था, पर जब उन्होंने जाना कि ये अलाउड नहीं है, सिक्के छापना अलाउड नहीं है, उसके पीछे कई तरीके होते हैं, कानूनी गैर कानूनी, ये सब बातें जब बच्चों ने समझी तो उनका मुंह उतर गया। फिर उन्होंने पूछा, तो फिर हम अमीर कैसे बन सकते हैं? तब कियासाकी के डैड ने उनसे कहा कि अगर तुम्हें सच में अमीर बनना है, रिच बनना है, तो तुम मुझसे नहीं माइक के डैड से पूछो। कियासाकी ने अपने डैड से कहा, पर आप क्यों नहीं बता सकते, हम गरीब क्यों हैं? कियासाकी के पुअर डैड ने कहा, क्योंकि मैं एक टीचर हूं और मैंने पैसे कमाने की राह नहीं चुनी है। पैसे कमाने के लिए तुम्हें माइक के डैड से ही पूछना पड़ेगा। क्या खूबसूरत बात समझाई है कियासाकी ने कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर गोल अचीव करना है, कोई लक्ष्य प्राप्त करना है, तो हमें रास्ता भी सही चुनना होगा, मार्गदर्शक भी सही चुनना होगा। कहते हैं कि सफल होने के लिए मेहनत करना बहुत जरूरी है। मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, पर सफलता पाने के लिए, सक्सेस पाने के लिए सही दिशा में सही स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत करने से ही सक्सेस हासिल होती है। रॉबर्ट टी कियासाकी के पुअर डैड ने उन्हें कहा कि उन्हें उनके फ्रेंड माइक के डैड से पूछना चाहिए कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, सक्सेसफुल कैसे हुआ जाता है। तो रॉबर्ट टी कियासाकी ने और उनके फ्रेंड माइक ने यह डिसाइड किया कि वो अपने रिच डैड से यह बात जरूर पूछेंगे कि अमीर कैसे बना जाए, पैसे कैसे बनाए जाए। रॉबर्ट टी कियासाकी ने अपने रिच डैड से पूछा कि क्या वो उन्हें पैसा बनाना सिखाएंगे। इस पर उनके रिच डैड ने एक शर्त रखी, और शर्त यह थी कि वो बच्चे उनके साथ काम करते हुए सीखेंगे, न कि क्लास में बैठकर लेक्चर सुनते हुए। उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं तुम्हें क्लास में बैठकर पढ़ाऊं और जिसका तुम कोई प्रैक्टिकल इस्तेमाल ना कर सको। इस बात को सुनकर रॉबर्ट टी कियासाकी और माइक थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। वो समझ नहीं पा रहे थे कि उन्हें हाँ कहना चाहिए या नहीं। उन बच्चों की कंफ्यूजन देखकर उनके डैड ने उनसे कहा, अगर जिंदगी में सक्सेस पाना चाहते हो, सफल होना चाहते हो, तो कम समय लेकर डिसाइड करना सीखो, जल्द से जल्द डिसीजन लेना सीखो। उन्होंने जल्दबाजी करने को नहीं कहा, पर हाँ, जितना कम समय हो सके उतने कम समय में सही निर्णय लेने की कला जिसको आती है वो जिंदगी में हमेशा आगे जाता है। यही उनकी सीख थी। और फिर बच्चों ने डिसाइड किया कि वो खेल छोड़कर सीखने का विकल्प चुनेंगे, काम करने का विकल्प चुनेंगे, ताकि उन्हें यह समझ में आ सके कि पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। बस फिर क्या था, बच्चे अगले ही दिन अपने रिच डैड के पास पहुंच गए। उनके रिच डैड ने उन बच्चों को एक शॉप पर सफाई का काम दिया। अब क्योंकि उस वक्त एसी और इस तरह की चीजें ज्यादा चलन में नहीं थी, तो दरवाजे मोस्टली खुले ही रहते थे, जिसकी वजह से सामान पर धूल जमी रहती थी और इस काम के उन्हें 30 सेंट मिलते थे। इस तरह से उन्हें एकदम भी पैसे नहीं बचते थे, वो परेशान रहते थे। और एक दिन उन्होंने माइक से कहा कि मैं अब काम नहीं करूंगा, या तो वो मेरी तनख्वाह बढ़ाएं या फिर मैं काम छोड़ रहा हूं। उसके बाद 9 साल के रॉबर्ट टी कियासाकी और उनका दोस्त माइक उनके रिच डैड से मिलने पहुंचे। रिच डैड के सामने बैठते ही माइक बुरी तरह से रो पड़े और उन्होंने कहा, डैड, आपने कहा था कि अगर मैं आपके लिए काम करूंगा तो आप मुझे पैसा कमाना सिखाएंगे। अपनी तरफ से मैंने पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से काम किया है, कड़ी मेहनत की है। इस काम के लिए मैंने अपनी खेल तक की कुर्बानी दे दी और अब आप अपने वादे से मुकर रहे हैं। आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया। लोग आपको लालची कहते हैं, जो सिर्फ पैसे कमाना चाहता है पर अपने साथ काम करने वालों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता। मैं एक छोटा सा बच्चा हूं और आपको मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। रॉबर्ट टी कियासाकी के डैड ने कहा, पर मैं तो तुम्हें काम सिखा रहा हूं। रॉबर्ट टी कियासाकी कहते हैं कि उस वक्त वो गुस्से में थे, तो उन्होंने पूछा, नहीं, आप मुझे कुछ नहीं सिखा रहे, बताइए आपने मुझे क्या सिखाया। कुछ भी नहीं। आपसे सीखने के लिए मैं बस चंद सिक्कों में काम करने के लिए तैयार हो गया और उसके बाद तो आपने मुझसे बात तक नहीं की। मैं आपकी शिकायत सरकार से करूंगा। हमारे देश में भी बाल श्रम कानून है, आप तो जानते ही हैं। मेरे पुअर डैड सरकार के लिए काम करते हैं। इस बात को सुनकर उनके रिच डैड ने कहा, शाबाश, अब तुम उन लोगों की तरह बोल रहे हो जो कभी मेरे लिए काम करते थे। या तो मैंने उन्हें नौकरी से निकाल दिया या फिर उन्होंने खुद ही नौकरी छोड़ दी। रही बात तुम्हें कुछ सिखाने की, कौन कहता है कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया? पिछले दिनों जितना तुमने काम किया, जरा सोच कर देखो, क्या सिखाने का मतलब केवल भाषण देना या बातचीत करना ही होता है? इस तरह से तो तुम्हें स्कूल्स में सिखाया जाता है, पर जिंदगी में कोई तुम्हें भाषण देकर या बातचीत करके नहीं सिखाएगा। तुम्हें उस दौर से गुजरना पड़ेगा, कठिनाइयों से जूझना पड़ेगा, अपना रास्ता खुद ढूंढना पड़ेगा और फिर जिंदगी तुम्हें सबक सिखाएगी, तुम्हें और बेहतर इंसान बनाएगी। सच ही तो है, जिंदगी के तमाम मोड़ आते हैं, ऐसे मकाम आते हैं जिन पर हमें धक्का लगता है, ठोकरें लगती हैं,
हम उस वक्त परेशान होते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, पर अगर ध्यान से देखा जाए तो जिंदगी उस झटके के जरिए हमें कह रही होती है कि जाग जाओ, मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहती हूँ। पर 9 साल के रॉबर्ट टी कियोसाकी को ये बड़ी बड़ी बातें समझ नहीं आई। तब उनके रिच डैड ने एक बार फिर से कहना शुरू किया, अगर जिंदगी तुम्हें कोई सबक सिखाए तो तुम्हें उससे सीखना चाहिए, क्योंकि अगर तुम उससे वो सबक नहीं सीखते तो पूरी जिंदगी, तुम्हारी ये जिंदगी लगातार तुम्हें धक्के देती रहेगी। अपनी जॉब में रहते हुए तुम अगर उसकी मुसीबतों से सबक लोगे, सीखोगे, तो तुम एक समझदार, अमीर और सुखी इंसान बन सकते हो। पर अगर तुम ये नहीं सीखते तो जिंदगी भर अपनी प्रॉब्लम्स के लिए अपनी नौकरी, कम सैलरी या फिर अपने बॉस को कोसते रहोगे और हमेशा उम्मीद करते रहोगे कि कोई और आए, तुम्हारी सैलरी बढ़ाए और तुम्हें सुख दे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो उनके रिच डैड ने उन्हें 10 सेंट हर घंटे की जॉब पर रखा। 10 सेंट बहुत ही कम होते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी ने वो जॉब छोड़ दी और अपने रिच डैड के पास गए और गुस्से में उनसे कहा कि मैं इतने कम पैसे पे काम नहीं कर सकता। ये बात सुनकर उनके रिच डैड ने कहा, मुझे खुशी है कि तुम 10 सेंट पर काम करने के लिए असंतुष्ट हो। अगर तुम गुस्सा होकर मेरे पास नहीं आते तो मैं कभी भी तुम्हें पैसा बनाने की कला नहीं सिखाता। इस बात से यह साबित होता है कि तुम पैसा कमाना सीखना चाहते हो। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने डैड की बात बहुत ध्यान से सुन रहे थे। उनके डैड ने कहना जारी रखा, तुम्हें पता है कि गरीबी पैसों की नहीं, मन की होती है। इंसान पूरी जिंदगी डरते डरते सिर्फ पैसे के लिए ही काम करता रहता है। मैं कभी नहीं कहूंगा कि तुम पैसे के लिए काम करो। तुम्हें ऐसा काम करना चाहिए कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम करे। लोग कहते हैं कि मैं समस्या की जड़ हूं, मैं उन्हें कम पैसे देता हूं, पर सच तो यह है कि लोग उसी वेतन में काम करते रहना चाहते हैं। वो अपने आप से नहीं पूछते कि वो क्यों उतने कम पैसे में काम कर रहे हैं। पर अगर वो लोग या तुम इसी तरीके से सोचते रहे कि समस्या की जड़ मैं हूं, तो जिंदगी भर न वो लोग कुछ सीख पाएंगे न तुम कुछ सीख पाओगे। आसान क्या है, मुझे बदलना या फिर खुद को बदलना और अपने आप को इस लायक बनाना कि आप उससे अच्छा काम सीख पाएं। अगर तुम पैसे के लिए काम करना सीखना चाहते हो तो स्कूल में ही रहो। यह सीखने के लिए उससे बढ़िया जगह कोई और है नहीं। परंतु अगर तुम ये सीखना चाहते हो कि पैसा तुम्हारे लिए किस तरह से काम करे, तो मैं तुम्हारा रिच डैड तुम्हें यह सिखा सकता हूं। पर यह तभी संभव होगा, तभी पॉसिबल होगा जब ये तुम खुद सीखना चाहो। तो तुम सीखने के लिए तैयार हो? रॉबर्ट टी कियोसाकी ने हाँ में सर हिलाया और फिर रिच डैड ने कहना शुरू किया, देखो बच्चे, जैसे मैंने कहा, सीखने के लिए बहुत कुछ है। पैसे से अपने लिए काम कैसे करवाया जाए, यह जिंदगी भर चलने वाली पढ़ाई है। मैं पहले से ही जानता हूं कि मेरी धन संबंधी पढ़ाई जीवन भर चलेगी और इसकी वजह यह है कि मैं जितना ज्यादा जान लेता हूं, उससे भी ज्यादा जानने की मेरी इच्छा बढ़ती चली जाती है। बहुत ही कम लोगों को इस बात का एहसास होता है कि असली समस्या पैसे की नहीं है। असली समस्या, असली प्रॉब्लम नॉलेज की है, सोच की है। तो क्या तुम्हारे अंदर सीखने की उतनी ही इच्छा है जितना पहले थी? इस पर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने कहा, हाँ बिल्कुल, मैं दूसरे लोगों की तरह थोड़े हूं, मैं सीखना चाहता हूं। तब रिच डैड ने कहना शुरू किया, ठीक है, तो कल से तुम फिर वापस काम पर जाओ, पर इस बार मैं तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं दूंगा। तुम्हारी तनख्वाह बंद। तुम हर शनिवार 3 घंटे उसी तरह काम करोगे, लेकिन इस बार तुम्हें 10 सेंट प्रति घंटे के हिसाब से सैलरी नहीं मिलेगी। तुम्हें तो कहा है कि तुम पैसे के लिए काम करना नहीं सीखना चाहते, इसलिए मैं तुम्हें बदले में कुछ भी नहीं दूंगा। अपने रिच डैड की बात सुनकर रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत ही कंफ्यूज हो गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि वो आखिर क्या करें। और अगले 3 हफ्ते तक रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने दोस्त माइक के साथ हर शनिवार को मुफ्त में काम करते रहे। काम बहुत परेशानी वाला नहीं था और समय गुजरने के साथ साथ यह आसान भी होता गया। पर उन्हें अफसोस था तो अपने छूटे हुए बेसबॉल गेम्स और कॉमिक्स का, क्योंकि वो अब उसका मजा नहीं ले सकते थे और साथ ही उन्हें कुछ पैसे भी नहीं मिल रहे थे। तीसरे हफ्ते दोपहर में रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड उनकी शॉप पर आए, जहां पर वो बच्चे काम करते थे, और उन्हें कहा कि क्या तुम जिंदगी भर जो मेरे बाकी एम्प्लॉइज हैं उनकी तरह ही काम करना चाहते हो, डरते रहना चाहते हो? मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी सैलरी बढ़ा देनी चाहिए, 25 सेंट्स पर आवर। ये सुनकर वो दोनों मन ही मन खुश हो गए, पर उन्होंने सामने कुछ नहीं कहा, वो चुप रहे। रिच डैड ने थोड़ी देर देखा और कहा कि चलो अच्छा, तुम इतने पे खुश नहीं हो, मैं तुम्हारी सैलरी $1 पर आवर कर देता हूं। $1 पर आवर उस समय के हिसाब से कह सकते हैं कि देश का सबसे अमीर बच्चा भी जो होगा वो भी नहीं कमाता होगा। वो थोड़ी देर चुप रहे और फिर उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ठीक है, मैं तुम्हारी सैलरी $5 पर आवर कर देता हूं। ये सैलरी सुनकर उनका मन बार बार कह रहा था कि मान लो, इससे क्या नहीं खरीदा जा सकता, ढेर सारी कॉमिक्स, ढेर सारी साइकिल्स वगैरह वगैरह। पर वो चुप रहे।
उन बच्चों को चुप देख उनके रिच डैड ने कहा, मुझे अच्छा लगा कि तुम लोगों ने लालच नहीं किया, जल्दबाजी नहीं दिखाई, और मैं ये देख सकता हूं कि तुम अगर इसी तरह मन लगाकर सीखते रहे तो फ्यूचर में पैसे से जुड़ी किसी भी बात के लिए तुम जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लोगे। जब किसी के पास पैसा आता है तो अपने साथ डर और लालच भी लेकर आता है। नमस्कार, मैं हूं अवधेश श्रीवास्तव। रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड उन्हें पैसे के बारे में, उसकी अहमियत के बारे में और साथ में आने वाले डर और लालच के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि कुछ और पाने की इच्छा को, बेहतर पाने की इच्छा को लोग लालच कहते हैं, पर मेरे लिए ये इच्छा ही है और इसमें कोई बुराई भी नहीं है। पर यकीन मानो, अगर मैं तुम्हें $5 भी दूं तो भी तुम्हारी समस्या नहीं सुलझेगी, तुम अमीर नहीं बन पाओगे। अपने रिच डैड की बात सुनकर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने पूछा, ऐसा क्यों? अगर मैं इतनी सैलरी उठाऊंगा उसके बाद भी मैं अमीर क्यों नहीं बन पाऊंगा? तब रिच डैड ने कहा, क्योंकि अमीरी मन से होती है, सोच से होती है, पैसे से नहीं। पैसा आज है, कल जा भी सकता है, पर जो इंसान सोच से अमीर है, जो ये जानता है कि पैसे को कैसे संभाला जाए, पैसे को कैसे कमाया जाए, पैसे को कैसे बनाया जाए, वो कभी भी गरीब नहीं हो सकता। इस पर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने पूछा, तो क्या हमें पैसे से दूर रहना चाहिए, उसके पीछे भागना नहीं चाहिए? इस पर रिच डैड ने जवाब दिया, देखो, पैसे से दूर रहना भी उतना ही बड़ा पागलपन है जितना कि उसके पीछे भागना। मुसीबत की घड़ी में या पैसे न होने की घड़ी में, गरीबी की हालत में ज्यादातर लोग ये नहीं जानते कि वो अपने दिमाग से सोचते हैं या अपने दिल से। आपकी भावनाएं तो आपकी ही रहेंगी, पर मुसीबत के वक्त दिल से नहीं, दिमाग से सोचना भी आना चाहिए। अक्सर लोग जब नौकरियां छोड़ते हैं, अक्सर लोग जब अपने बॉस की बुराई करते हैं, अक्सर लोग जब अपनी मुसीबतों के पहाड़ की बात करते हैं, तो वो अपने दिल से सोच रहे होते हैं, क्योंकि जो दिमाग से सोचता है वो हमेशा अपनी तरक्की के बारे में सोचता है। वो इस डर से नहीं सोचता कि उसकी नौकरी चली जाएगी। तुम्हें दिल के हाथों मजबूर होकर, डर के हाथों मजबूर होकर पैसे का गुलाम नहीं बनना है। मैं चाहता हूं कि तुम दिमाग से सोचो और पैसे को अपना गुलाम बनाओ, ताकि वो पैसा तुम्हारे लिए काम करे। क्योंकि इस दुनिया में सच्चा अमीर वही है जो पैसे के पीछे न भागे, जो खुद पैसे के लिए काम ना करे, बल्कि उसका पैसा उसके लिए 24 घंटे काम करता रहे। बढ़ती हुई महंगाई और घटती हुई कमाई को देखकर मुझे आधार कार्ड की नहीं बल्कि उधार कार्ड की जरूरत महसूस हो रही है। सच में रॉबर्ट टी कियोसाकी की यह बुक तब भी उतनी ही प्रासंगिक थी, उतनी ही रिलेवेंट थी जितनी कि आज। महंगाई हमेशा बढ़ती आई है, चीजें महंगी होती आई हैं, दाम बढ़ते आए हैं। उसके पीछे का कारण, उसके पीछे की सोच क्या है और ये महंगाई है क्या, कैसे बढ़ती है, इसके बारे में रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि जितना ज्यादा हम पैसे कमाते हैं उतना ही ज्यादा उसके खोने का डर हमारे अंदर बढ़ता जाता है। पैसे के साथ जो डर आता है, पैसे के साथ जो लालच आता है, वही हमें पैसे के पीछे भगाता है और हमें पैसे का गुलाम बनाता है। हमें यह समझने की जरूरत है कि इस लाइफ की जरूरतों में हम सब बंधे हुए हैं। हम सब अपने परिवार को चलाने के लिए, अपनी डेली नीड पूरी करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए दिन ब दिन पैसे के पीछे भागते रहते हैं। धीरे धीरे ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा करते रहते हैं। पैसा कमाना गलत नहीं है, पर पैसे कमाने के पीछे की नीयत, उसका सही होना जरूरी है। और वो नीयत ही है जो इस समाज में महंगाई बढ़ाती है, और वो नीयत ही है जो इस समाज में डिसबैलेंस पैदा करती है। एक छोटे से एग्जाम्पल से इस बात को समझा जा सकता है कि एक डॉक्टर जो अपने परिवार को ज्यादा खुशी देना चाहता है, अपनी फीस बढ़ा देता है। उसकी फीस बढ़ने की वजह से सारी मेडिकल फैसिलिटीज, स्वास्थ्य सुविधाएं सब महंगी हो जाती हैं। अब इससे गरीब लोगों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है। इसलिए गरीब लोगों का स्वास्थ्य अमीर लोगों से ज्यादा बुरा होने लगता है। अब क्योंकि डॉक्टर्स ने अपनी फीस बढ़ा दी है, इसलिए लॉयर्स ने भी अपनी फीस बढ़ा दी। लॉयर्स ने अपनी फीस बढ़ा दी तो स्कूल टीचर भी अपनी तनख्वाह बढ़ाना चाहते हैं, और यह सिलसिला बस यूं ही चलता रहता है। जल्द ही अमीर और गरीब होता जाता है, और इतना बड़ा अंतर दोनों के बीच आ जाता है कि सोशल डिसबैलेंस पैदा हो जाता है। रिच डैड की बात सुनकर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने उनसे पूछा, डैड, क्या कीमतें बढ़नी नहीं चाहिए? इस पर रिच डैड ने जवाब दिया, अच्छी तरह से चल रही सरकार और एक शिक्षित समाज में तो नहीं बढ़नी चाहिए। कीमतें दरअसल कम होनी चाहिए। जाहिर है कि ऐसा केवल सिद्धांतों में ही होता है, आइडियली ऐसा होना चाहिए, पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। कीमतें अज्ञान से पैदा हुए लालच और डर के कारण होती हैं, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया। अगर स्कूल्स में मनी के बारे में, पैसों के बारे में सिखाया जाता तो लोगों के पास ज्यादा पैसा होता और बाजार की कीमतें भी कम होती। ये सब कुछ इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़ा हुआ। पर हमारी सोसाइटी में सिर्फ पैसे के लिए काम करना सिखाया जाता है, पैसे की ताकत का इस्तेमाल करना नहीं सिखाया जाता।
और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि पैसे से जुड़े ऐसे किसी भी मुद्दे पर दिमाग से सोचने की जरूरत है। इसके आगे रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने डैड से पूछते हैं, डैड बहुत देर से आप कह रहे हैं कि दिल से मत सोचो, दिमाग से सोचो, आखिर दिल से सोचने और दिमाग से सोचने में फर्क क्या है? इस पर रिच डैड उन्हें समझाते हैं, देखो मैं ये बात अक्सर सुनता हूं कि हर आदमी को काम करना पड़ता है, या फिर अमीर लोग दूसरों के पैसे मार लेते हैं, मेरी सैलरी बढ़नी चाहिए, मैं इस काम से खुश नहीं हूं, मैं दूसरी जगह जॉब ढूंढ लूंगा, वगैरह वगैरह। पर अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारी बातें भावनाओं में बहकर कही गई हैं, ये सारी बातें इमोशनल होकर कही गई हैं, और अक्सर भावनाओं में बहकर हम जो भी डिसीजन लेते हैं वो सिर्फ हमें नुकसान पहुंचाता है। तो बात को समझो, जब भी कोई डिसीजन लो दिमाग से लो, जल्दबाजी मत करो, हाँ पर जल्दी करो। बस इसी तरह से मन लगाकर काम करते रहो, तुम्हारा जो दिमाग है वो तुम्हें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ ऐसे सही तरीके बता ही देगा जिससे तुम ज्यादा कमा पाओगे, ऐसी चीजें देख पाओगे जो दूसरे लोग नहीं देख पाते। मौका उनकी नाक के नीचे होता है, अवसर उनके पास होता है, सामने होता है, पर वो उसे पहचान नहीं पाते। पर अगर तुम दिमाग से काम लोगे तो तुम उन्हें पहचान पाओगे, उन मौकों का फायदा उठा पाओगे और जिंदगी में आगे बढ़ पाओगे। पैसा आए तो मुसीबत, ना आए तो मुसीबत, इसीलिए पैसे को समझना बहुत जरूरी है। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि वो और उनका दोस्त माइक अब बड़े हो चुके थे, और माइक ने अपने डैडी का बहुत बड़ा सा कारोबार संभाल लिया था और बहुत सक्सेसफुल भी था। और अब माइक अपने बेटे को ठीक वैसे ही सिखा रहा था जैसे कि उसके डैड ने, यानी कि रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड ने उन दोनों को सिखाया था। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जब वो 47 साल के हुए तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब उन्हें रिटायर हो जाना चाहिए। रिटायरमेंट का ये मतलब नहीं होता कि काम नहीं किया जाएगा या आगे काम नहीं करना चाहते वगैरह वगैरह। रिटायरमेंट का मतलब ये होता है कि अब आप इस लायक हो गए हैं कि आपका पैसा आपके लिए काम करे। रिटायरमेंट का सही मतलब यही है कि आपने पूरी जिंदगी जो मेहनत करके, जो स्ट्रैटेजीज बना के, सही जगह निवेश करके पैसा लगाया था, अब आपकी वो एज आ चुकी है कि अब आप उस पैसे को एंजॉय करें, क्योंकि आपका पैसा अब आपके लिए काम करना शुरू कर चुका है। कुछ लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, रिटायर नहीं हो पाते। पूरी जिंदगी काम करना गलत नहीं है, पर यह डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि पैसे की जरूरत की वजह से पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं, उसका गुलाम बन के काम कर रहे हैं, या फिर उसका मालिक बन के और अपने काम को एंजॉय करके पूरी जिंदगी काम कर रहे हैं। रिटायरमेंट को दूसरे शब्दों में चिंताओं से आजादी भी कह सकते हैं। इसका मतलब यह है, पैसा अगर सही तरह से खर्च किया जाए, पैसे को अगर सही तरह से मैनेज किया जाए तो वो अपने आप बढ़ता रहता है। ये ठीक एक पेड़ लगाने की तरह है कि आप सालों तक इसे पानी देते हैं, जब आप अपने बिजनेस में होते हैं, अपनी जॉब में होते हैं, और कभी भी इसमें कोताही नहीं करते। जब भी उस पेड़ को जरूरत होती है आप उसकी सेवा करते हैं, और फिर जब वो पेड़ बड़ा हो जाता है, जमीन की गहराइयों में उसकी जड़ें पहुंच जाती हैं, फिर वो अपने आप आपको छाया और फल देता है, और फिर आपको उसके लिए काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। पैसा भी कुछ कुछ उस पेड़ की ही तरह है। अगर इस बात को एक दूसरे एग्जाम्पल से समझें तो हमें जैसा गोल बनाना है उसके लिए हमें प्रिपरेशन भी वैसी ही करनी पड़ेगी। अगर बहुत ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो हमें उसकी नींव बहुत गहरी खोदनी पड़ेगी, और अगर हमें सिर्फ छोटा सा घर बनाना है तो उसकी नींव छोटी होगी। पर प्रॉब्लम यही होती है, हम छोटी सी नींव खोद कर बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनाने की कोशिश करते हैं जो कि बाद में ढह जाती है। तो जरूरी क्या है? पैसे को समझना, पैसे को संभालना। पैसे को संभालने के लिए उसे समझा कैसे जाए, इसके लिए सबसे जरूरी बात है लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच फर्क को समझा जाए, और एसेट्स को खरीदा जाए और लायबिलिटीज में पैसे न डाले जाएं। अच्छा, ये सुनने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन सच यही है कि ये आपको अमीर बनने में बहुत मदद करेगा। लेकिन अगर ये इतना ही सिंपल है तो फिर हर कोई इस बारे में सोचता क्यों नहीं? लोगों को लगता है कि उन्हें लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच फर्क पता है, पर लायबिलिटीज और एसेट्स के बीच का जो बारीक सा फर्क है वही लोगों को नहीं पता है। तो चलिए इसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं। लायबिलिटीज और एसेट्स क्या हैं? लायबिलिटीज वो हैं जहां से आपको पैसा कभी नहीं आएगा, उल्टे आपको उसमें और पैसा डालते रहना पड़ेगा। और एसेट्स वो चीजें हैं जो आपको पैसा देती रहेंगी, दिन ब दिन उनकी कीमत बढ़ती रहेगी, वो आपको अमीर और अमीर बनाती रहेंगी। इसको अगर इनकम और एक्सपेंस के टर्म में समझे तो और आसान होगा। सिंपल सा मतलब है, इनकम है कि आपके पास कितना पैसा आया, और एक्सपेंस है कि आपने कितना पैसा खर्च किया। तो जब भी ऐसी कंफ्यूजन हो, सही तरीका यह है कि एक बैलेंस शीट बनाएं जिसमें अपने एसेट्स और लायबिलिटीज जरूर लिखें। 1 रुपया मांगता था 2 रुपए थमा देते थे, 1 रुपया मांगता था 2 रुपए थमा देते थे। कुछ इस तरह से पापा मुझे अमीर बना दिया करते थे। कहते हैं कि सोच अगर सही दिशा में हो तो मंजिल बड़ी आसानी से मिल जाती है। इंसान की जरूरतों को पूरा करने के लिए पैसे की आज कितनी जरूरत है, ये बात हम में से किसी से भी छिपी हुई नहीं है। हम सब दिन रात मेहनत करते हैं, सोचते हैं कि हम अमीर बन जाएं, पर क्या वो सोच हमारे अंदर है?
हम छोटे थे तो 1 रुपए 2 रुपए में भी खुश हो जाते थे, पर आज ना जाने कितने पैसे कमाने के बाद भी हम खुश नहीं हो पाते। गरीबी ही महसूस होती है, हमेशा कमी लगी रहती है। तो कारण क्या है? फर्क क्या है? फर्क सिर्फ सोच का है, जिसके बारे में रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि अमीर लोगों के पास ज्यादा पैसा इसलिए होता है क्योंकि वो प्रिंसिपल पर यकीन करते हैं, वहीं दूसरी तरफ गरीब लोग प्रिंसिपल को ठीक से समझ नहीं पाते। इसीलिए इस बात पर जोर दिया जाता है कि केवल लिटरेट होना काफी नहीं है, फाइनेंशियली लिटरेट होना जरूरी है। सिर्फ नंबर से कुछ नहीं होता, मार्क्स से कुछ नहीं होता। फर्क तो तब पड़ता है जब आप अपनी सक्सेस स्टोरी खुद लिखें। अधिकतर फैमिलीज में देखा गया है कि जो मेहनती होता है उसके पास पैसा भी ज्यादा होता है, मगर उसका फायदा क्या जब सारा पैसा लायबिलिटीज में खर्च हो जाए। वैसे ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, करके देखनी चाहिए। लायबिलिटीज वर्सेस एसेट्स, ये चार्ट बनाकर जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि आपका खर्च करने का पैटर्न कैसा है, तरीका सही है या गलत। और तब आप ये भी नोटिस कर पाएंगे कि आपका ज्यादा खर्च किस तरफ हो रहा है, लायबिलिटीज की तरफ या एसेट्स की तरफ, और आपको अपने खर्च पर कितना कंट्रोल करने की जरूरत है। तो इस पूरी बात को अगर आसान शब्दों में समझा जाए तो वो ये कि अपना पैसा कैसे खर्चें, बस यही मुद्दे की बात है और कुछ नहीं। अच्छा, एक और जरूरी बात है, पुराने समय में अगर देखा जाए तो लोगों के गोल होते थे, हम डॉक्टर बनेंगे, लॉयर बनेंगे, ये सारे प्रोफेशंस हैं, पर इनका अमीरी से कोई कनेक्शन नहीं है। पर सोच यही थी कि हम डॉक्टर बनेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे, लॉयर बनेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे, बैरिस्टर बनेंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे। इस सोच की जड़ ही गलत है। पुराने जमाने के कई लोग आज डॉक्टर, इंजीनियर या जो कुछ भी वो बनना चाहते थे बन चुके हैं, पर आज भी वो पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो उनकी नींव ही अलग थी। आज दौर बदल चुका है, बच्चे एथलीट बनना चाहते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहते हैं, स्टार बनना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सिर्फ अच्छी पढ़ाई और अच्छे ग्रेड्स के भरोसे बैठकर वो अपने करियर में सक्सेस नहीं पा सकते। आज वक्त बदल चुका है। आज के ज़माने में सभी वर्किंग हैं, हस्बैंड वाइफ वर्किंग हैं, दोनों कमाते हैं और सोचते हैं कि हम दोनों मिलकर ज़्यादा पैसे कमाएंगे और हम ज़्यादा अमीर हो जाएंगे। और सबका ध्यान सिर्फ अपने अपने करियर पे ही होता है। कमाई बढ़ने लगती है, पर जाहिर है कि उसी के साथ साथ खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। कहने का मतलब ये कि बिना फाइनेंशियली लिटरेट हुए आप कितने भी पैसे कमा लें, वो खर्च हो जाएंगे, वो आपकी लायबिलिटीज में चले जाएंगे, और ये एक ऐसा चक्कर है जो फिर चलता ही रहता है। और उसके बाद सभी ये सोचते हैं कि इस मुसीबत से बाहर कैसे निकला जाए। दरअसल लोगों को लगता है कि ज्यादा पैसे कमाने से आदमी अमीर हो जाता है, पर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि अमीरी एक सोच है। अमीरी अपने पैसे को सही जगह खर्च करने की समझ है। अमीरी पैसे के पीछे ना भागने की सोच है। अमीरी रिटायरमेंट लेते समय ना डरने की सोच है। अमीरी तब है जब आपका पैसा आपके लिए काम करे। तो आप जब भी खर्च करें हमेशा ये ध्यान रखें कि पैसा आपको अमीर नहीं बनाता। उसे सही जगह पे इन्वेस्ट करना, उसे सही से संभाल कर रखना, या कई बार उसे गलत जगह पर खर्च ना करना भी आपको अमीर ही बनाता है। कहने का मतलब ये कि अमीरी क्या है? अमीरी वो नहीं कि आप कितना पैसा कमा पाते हैं, अमीरी तो वो है कि आप कितना पैसा बचा पाते हैं। आप ठहर जाएंगे तो चलेगा, आपकी सोच नहीं ठहरनी चाहिए, क्योंकि अगर सोच ठहर गई तो जिंदगी बिना किसी सोच के गुजर जाएगी। बात सन 1947 की है। दुनिया की सबसे बड़ी फूड चेन मैकडॉनल्ड के फाउंडर रे क्रॉक ने एक MBA क्लास में स्पीच दी। बहुत ही शानदार स्पीच, लोगों ने बहुत तालियां बजाईं, खुश हुए। स्पीच के बाद MBA के स्टूडेंट्स ने उनके साथ वक्त बिताना चाहा, उनसे रिक्वेस्ट की कि सर थोड़ा टाइम हमारे लिए स्पेयर कर लें। बातों बातों में रे क्रॉक ने अचानक एक सवाल किया, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं किस बिजनेस में हूं? अब क्योंकि वो मैगडी को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो सभी जानते थे कि भाई आप हैमबर्गर बेचते हैं, फूड बिजनेस में हैं, तो बच्चों ने वही जवाब दिया। इस बात पर रे हंसने लगे। उनका असली बिजनेस तो रियल एस्टेट का है, क्योंकि मैगडी के लिए हर लोकेशन का चुनाव बहुत ही सोच समझकर और रेकी करके किया जाता है। जहां उनकी फ्रेंचाइजी बनाई जाती है वो जमीन भी साथ ही बेची जाती थी। तो इसका सीधा मतलब यह था कि फ्रेंचाइजी खरीदने वाले उस वक्त वो जमीन भी खरीदते थे। तो इस तरह से ये एक रियल एस्टेट बिजनेस भी हो गया। और ठीक यही सबक रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड ने उन्हें सिखाया कि अक्सर लोग खुद के लिए छोड़कर बाकी सब के लिए काम करते हैं। वो टैक्स पे करके गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, उस कंपनी के लिए काम करते हैं जहां वो नौकरी करते हैं, बैंक का मॉर्गेज देकर उसके लिए काम करते हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ही ऐसा है। स्कूल हमें एम्प्लॉय बनना सिखाता है, एम्प्लॉयर नहीं। जो आप पढ़ते हैं बस वही आप बनते हैं, इसलिए हमेशा सही पढ़ें। अगर आपने साइंस पढ़ी तो डॉक्टर बनेंगे, मैथमेटिक्स पढ़ी तो इंजीनियर बनेंगे, मतलब आपने जो पढ़ा वही आप बने। अब मुसीबत यह है कि इससे छात्रों का कोई भला नहीं हो पाता, क्योंकि वो नौकरी और बिजनेस के बीच के फर्क में उलझ कर रह जाते हैं। जब कोई पूछता है कि आपका बिजनेस क्या है तो आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि मैं तो एक डॉक्टर हूं,
या एक बैंकर हूं, क्योंकि वो आपका प्रोफेशन है, बिजनेस नहीं। वो प्रोफेशन है जिससे आप लोगों की सेवा करते हैं, वो प्रोफेशन है जिससे आप अपना घर चलाते हैं। अमीर बनने के लिए प्रोफेशन नहीं, बिजनेस की जरूरत है। कहने का मतलब है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसे अपना बिजनेस बनाइए, नौकरी नहीं। अपनी सारी उम्र दूसरों के लिए काम करके उन्हें अमीर करने में बर्बाद ना करें, बल्कि खुद की जिंदगी को खुशहाल करने के लिए खुद काम करें। बहुत से लोगों को इस बात का एहसास बहुत देर में होता है कि जो उनका हाउस लोन है उनकी जान ले रहा है, और फिर उन्हें लगता है कि जिसे वो एसेट मानते थे वो दरअसल उनकी लायबिलिटी बन गया। जैसे उन्होंने कार ली तो उससे जुड़े तमाम खर्चे उनकी लायबिलिटीज बन गए। उन्हें पूरा करने के लिए नौकरी जरूरी है, और अगर कभी वो सेफ जॉब उनके हाथों से निकल गई तो फिर उनकी मुसीबतें शुरू। इसीलिए हमें अपने सेविंग्स पर, अपनी बचत पर, अपने एसेट्स पर इतना ज्यादा ध्यान देना चाहिए। हम कितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा हम कितना सेव कर रहे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। और फाइनेंशियली सिक्योर होने का यही एक सिंपल तरीका है। आप कितने अमीर हैं ये जानने का सही तरीका नेटवर्थ इसलिए नहीं है क्योंकि जब भी आप अपने एसेट्स बेचते हैं तो उन पर भी टैक्स लगता है। आपको उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि आप सोचते हैं, तो आपकी बैलेंस शीट के हिसाब से आपको जितना भी पैसा मिलेगा उस पर भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि क्या सब कुछ छोड़ दें, जो कर रहे हैं वो सब छोड़ दें, नौकरी ना करें? नहीं, रॉबर्ट टी कियोसाकी ये बिल्कुल नहीं कहते कि जो कुछ आप कर रहे हैं उसे छोड़ दें, जो नौकरी कर रहे हैं उसे छोड़ दें। अपनी नौकरी करते रहिए, पर साथ ही एसेट्स भी जमा करते रहिए। और एसेट्स से उनका मतलब है सही और असली मायने में एसेट्स। वो ये नहीं कहते कि आप कोई कार खरीद लीजिए, क्योंकि कार एसेट नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप उसे सड़क पर उतारेंगे उसका रेट घट जाएगा, उसकी कीमत घट जाएगी। जितना हो सके खर्चे में कटौती करिए और लायबिलिटीज को घटाइए। तो बड़ा सवाल यह आता है कि किस तरह के एसेट्स खरीदे जाने चाहिए। कुछ एग्जाम्पल्स इस तरह से समझे जा सकते हैं कि ऐसा कोई बिजनेस करें जहां आपकी मौजूदगी जरूरी ना हो। मतलब अगर आप वहां पे ना भी रहें तो आपका काम चलता रहे, दूसरे लोग आपके लिए काम करते रहें, और बस वही आपका बिजनेस है। दूसरा, आप कह सकते हैं कि रियल एस्टेट में पैसे लगा सकते हैं, आप लैंड खरीद सकते हैं, स्टॉक और बॉन्ड खरीद सकते हैं। आजकल बहुत सारी पॉलिसीज आ गई हैं, उन्हें समझें और फिर उसमें इन्वेस्ट करें। जब एसेट्स खरीदें तो अपनी पसंद की चीजों पर पैसा लगाएं, क्योंकि आपका मन होगा तभी आप उसमें ध्यान दे पाएंगे। अगर उसमें आपकी रुचि नहीं होगी ना तो आप उसे बेहतर समझ नहीं पाएंगे। रॉबर्ट टी कियोसाकी को रियल एस्टेट और स्टॉक्स में रुचि थी, खासकर छोटी कंपनियों में इन्वेस्ट करने की। तो उन्होंने अपने रिच डैड की सलाह पर अपनी नौकरी कभी नहीं छोड़ी। वो जॉब करते रहे, साथ ही अपने एसेट कॉलम को बड़ा और मजबूत बनाते रहे। उन्होंने अपना कमाया हुआ एक एक पैसा बेकार खर्च नहीं किया, उसे सेव किया। वो हमेशा ये मानकर चलते रहे कि इस पैसे की उन्हें जरूरत नहीं है, वो उसके मालिक हैं, गुलाम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं, लग्जरी खरीदना चाहते हैं, शौक से खरीदिए, कोई बड़ी बात नहीं है। पर जैसे ही आपको ये विचार आए, ये भी जरूर सोचिए कि अमीर और गरीब में बस यही फर्क है। जहां पर मिडिल क्लास आदमी या गरीब आदमी पैसा आते ही पहले लग्जरी में खर्च करता है, वहीं अमीर आदमी उसे सबसे बाद में खरीदता है। तो यही सीक्रेट है अमीरों के और अमीर होने का और गरीबों की बढ़ती गरीबी का। संपत्ति वो है जो हमें पैसे कमा के देती है, और जिम्मेदारी, दायित्व वो है जो हमसे पैसे खर्च करवाता है। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनके रिच डैड हमेशा चीजों को सिंपल तरीके से समझने और समझाने में विश्वास रखते थे। उन्होंने बच्चों से कहा कि अकाउंटिंग में अंक यानी नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट तो वो बात है जो वो नंबर्स, वो अंक बता रहे हैं। ये ठीक लेटर्स की तरह है या शब्दों की तरह है। जैसे शब्द या वर्ड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते, इंपॉर्टेंट वो बात होती है जो वो शब्द कह रहे हैं, जो वो शब्द बताना चाहते हैं। कई लोग पढ़ते हैं परंतु बहुत ज्यादा समझ नहीं पाते। अब ये रीडिंग की एक प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लें कि अगर आपके घर में कभी मोबाइल आया हो या वीसीआर आया हो और उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन बुक भी आती है, कभी आपने उस इंस्ट्रक्शन बुक को पढ़ा है? मैं ये गारंटी दे सकता हूं कि बहुत सारे लोगों को उसे पढ़ने के बाद भी कुछ समझ नहीं आएगा और ऐसा लगेगा कि वो दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। ठीक वैसे ही अंकों के साथ है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अंकों को पढ़ना और उन्हें समझना आना चाहिए। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि अपने रिच डैड से ये बात उन्होंने हजारों बार सुनी थी, और ये भी सुना कि अमीर लोग संपत्ति इकट्ठा करते हैं, जबकि गरीब और मध्य वर्गीय यानी मिडिल क्लास लोग दायित्व इकट्ठा करते हैं। तो सवाल यह आता है कि जब कोई नौकरी कर रहा है, अच्छी सैलरी उठा रहा है, फिर भी उसके पास पैसे की तंगी क्यों होती है? रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड कहते हैं कि पैसे की तंगी की असली वजह होती है कि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच अंतर नहीं कर पाते। तो वास्तव में अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सिर्फ इतना ही जानने की जरूरत है, और आप जिंदगी भर संपत्ति खरीदते रहिए। बस इनके बीच के फर्क को न जानने के कारण बहुत सारे लोग जिंदगी भर पैसे की कमी से परेशान रहते हैं।
पैसों के लिए आदमी इसलिए परेशान होता रहता है क्योंकि वो ना तो शब्दों को समझ पाता है ना ही अंकों को। जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ है जिसे वो पढ़ नहीं पा रहे हैं। कोई चीज ठीक से उनकी समझ में नहीं आ रही है। अमीर लोग इसीलिए अमीर होते जाते हैं क्योंकि इस मामले में वो पैसे की तंगी से परेशान लोगों से ज्यादा समझदार होते हैं। तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को बनाए रखना चाहते हैं तो पैसे की साक्षरता और समझदारी बहुत जरूरी है, शब्दों में भी और अंकों में भी। जिंदगी में सिर्फ पैसे कमाकर या पैसे बचाकर आप अमीर नहीं बन सकते। अमीर बनने के लिए आपको अपने अंदर बहुत कुछ बदलना पड़ेगा। अगर कोई लॉटरी में पैसे जीत जाए और उसे वो अपने साथ रख ले, बचा ले, तो क्या वो आपकी निगाह में अमीर है? नहीं, क्योंकि वो पैसा आज नहीं तो कल उसके साथ नहीं रहेगा। अमीरी एक सोच है, एक जीवन शैली है, एक नजरिया है, और आपको हमेशा अमीर बने रहने के लिए अमीरों की तरह ही सोचना पड़ेगा, खुद को इंप्रूव करना पड़ेगा। और इसी बात को रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड एक कहानी के माध्यम से उन्हें समझाते हैं। वो कहते हैं कि जापानी लोग 3 ताकतों को मानते थे: तलवार की ताकत, रत्नों की ताकत और दर्पण की ताकत। तलवार हथियारों की ताकत का प्रतीक थी। अमेरिका ने हथियारों पर खरबों डॉलर खर्च कर दिए और इसी कारण वो आज विश्व में सबसे ताकतवर देश है। दूसरी ताकत रत्न यानी के पैसे की ताकत का प्रतीक। इस कहावत में कुछ तो सच्चाई होगी। ये स्वर्णिम नियम याद रखो, जिसके पास स्वर्ण है वही नियम बनाता है। तीसरा दर्पण, शीशा, आत्मज्ञान का प्रतीक है। जापानी कहानियों के अनुसार ये आत्मज्ञान बाकी दोनों ताकतों से ऊपर है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग अक्सर ही धन की ताकत से नियंत्रित होते हैं। वो सुबह सुबह उठते हैं और नौकरी करने के लिए भागम भाग मचा देते हैं, बिना खुद से ये पूछे कि क्या ऐसा करना समझदारी है। पैसे की समझ ना होने के कारण ज्यादातर लोग पैसे की डरावनी ताकत को ये इजाजत दे देते हैं कि वो उन्हें काबू में कर ले। पैसा उन्हें कंट्रोल करने लगता है। इस इश्यू को ठीक करने के लिए अगर वो दर्पण की ताकत का इस्तेमाल करते तो वो खुद से ये सवाल जरूर पूछते कि क्या ऐसा करना समझदारी है। बहुत बार हम अपनी अंदरूनी समझदारी पर भरोसा करने के बजाय भीड़ के साथ साथ चलने लगते हैं। कोई काम इसलिए करते हैं क्योंकि बाकी सब भी ऐसा कर रहे हैं। सवाल पूछने के बजाय हम नकल करने लगते हैं। अक्सर नासमझी के कारण वही दोहराने लगते हैं जो हमें सिखाया गया है। और इस तरह के विचार कि आपका घर आपका सबसे बड़ा एसेट है, आपका घर आपका सबसे बड़ा निवेश है, अगर आप ज्यादा कर्ज लेते हैं तो आपको टैक्स में ज्यादा छूट मिलेगी, अच्छी नौकरी, सुरक्षित नौकरी खोजो, गलतियां मत करो, वगैरह वगैरह। तो ऐसी चीजें हम भीड़ की बात सुनकर करने लग जाते हैं, खतरे नहीं उठाते। दूसरी जरूरी बात, ऐसा कहा जाता है कि ज्यादातर लोगों के लिए मौत से भी डरावनी चीज होती है भीड़ के सामने बोलना, उन्हें एड्रेस करना। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि बहुत सारे लोग कॉमन स्टेज पर बोलने से इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें यह डर होता है कि कहीं उनकी बुराई होगी, लोग उनके ऊपर हंसेंगे, वो अकेले रह जाएंगे, लोग उनसे दूर हो जाएंगे। सबसे अलग होने का डर या अकेले रह जाने का डर ही वो सबसे बड़ा कारण है जिस वजह से बहुत सारे लोग अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के नए नए तरीके नहीं ढूंढते, बस भीड़ के साथ चलते चले जाते हैं। इसीलिए रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनके रिच डैड की तरह ही उनके पुअर डैड ने भी उन्हें बहुत कुछ सिखाया है। और उनमें से एक जरूरी बात यह थी कि क्यों और किस तरह से जापानी लोग दर्पण की ताकत को, आईने की ताकत को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। क्योंकि जब इंसान आईने में खुद को देखता है तभी उसे सच्चाई का पता चलता है। और ज्यादातर लोग खतरा मत उठाओ इसलिए कहते हैं क्योंकि वो खुद से डरे हुए होते हैं। ये किसी भी चीज के बारे में कहा जा सकता है, जैसे खेल में, रिलेशनशिप्स में, करियर में, पैसों में, वगैरह वगैरह। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि आईने में देखकर आप खुद से झूठ बोल सकते हैं क्या? रॉबर्ट टी कियोसाकी इस बात का जिक्र यहां इसलिए करते हैं क्योंकि भीड़ के साथ चलने में और पड़ोसियों की नकल करने में, उनके ऐशो आराम की नकल करने में बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। पैसों की समस्या पैदा हो जाती है। वो उनका तरीका है, वो उसे अफोर्ड कर सकते हैं, पर जब हम देखा देखी बिना सोचे समझे नकल करना शुरू कर देते हैं तो हम समस्याओं से घिर जाते हैं। और तब हमें जरूरत होती है आईने की, जो हमें यह बताए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि बेसिक रूल तो वही है, आप पैसे के गुलाम नहीं हैं। ऐसे काम करिए, ऐसे सोचिए, ऐसे बनिए कि पैसा आपका गुलाम हो, वो आपके लिए काम करे। जब भी बाजी लगाइए दिल और दिमाग की, ये जरूर सोचिए कि बात पैसों की है या फिर रिश्तों की। अमीर बनने का मतलब ये नहीं होता कि आप इमोशनलेस हो जाए।
अमीर बनने का ये मतलब नहीं होता कि आप अपने रिश्तों को छोड़ दें। अमीर बनने का ये मतलब नहीं होता कि 24 घंटे आप सिर्फ फायदा उठाने की बात सोचें। अमीरी तो एक सोच है। रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत ही खूबसूरत एक अपना इंसिडेंट शेयर करते हैं कि उनके जो पुअर डैड थे, जो कि एक स्कूल में पढ़ाते थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके पाई पाई जोड़कर एक घर बनाया था, जिसे वो हमेशा कहते थे कि ये मेरी संपत्ति है। रॉबर्ट टी कियोसाकी जब अपने रिच डैड की संगत में आए, तब उन्होंने जाना कि संपत्ति और दायित्व में डिफरेंस क्या है, एसेट और लायबिलिटी में डिफरेंस क्या है। और तब वो हमेशा अपने डैड को बोलते, डैड ये जो आपने लिया है ये आपका एसेट नहीं, ये आपकी लायबिलिटी है। और इस बात पे वो दोनों घंटों बहस किया करते थे। और लायबिलिटी और एसेट के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए वो उन्हें वही सारी बातें एक्सप्लेन करते, जैसे कि एसेट वो होता है जो आपको कमा के देता है, जिस पे आपको और खर्च नहीं करना होता, और लायबिलिटी वो है जिसमें 75 तरह के खर्च होते हैं। हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन कुछ ना कुछ आपकी जेब से जा ही रहा होता है। आगे रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जब भी लोग उनसे बात बात पर बहस करते हैं कि उनका घर संपत्ति क्यों नहीं है, तो वो जानते हैं कि बहुत से लोग ये बात अपने दिमाग से नहीं, अपने दिल से कह रहे हैं, क्योंकि किसी के लिए भी अपना घर बनाना सबसे बड़ा सपना होता है और इसीलिए वो उसमें अपने पैसे लगाते हैं। अपने घर का मालिक होने से ज्यादा अच्छा कुछ भी महसूस नहीं होता है। पर दिल और दिमाग के बीच लायबिलिटी और एसेट्स के कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी एक और बात कहते हैं। वो इस तरह समझाते हैं कि मान लीजिए वो और उनकी पत्नी एक बड़ा सा घर खरीदते हैं, तो होगा क्या कि उसमें उनके बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे, जो कि शायद फिजूल ही हों। हालांकि बहुत सारे लोग इस बात से अग्री नहीं करेंगे, सहमत नहीं होंगे, क्योंकि घर एक भावनात्मक चीज है, इमोशन है, और इमोशन हमेशा दिमाग पर भारी पड़ता है। जब भी लोग दिल से सोचते हैं तो दिमाग की बातें उन्हें गलत लगती हैं। पर फिर रॉबर्ट टी कियोसाकी आगे एक्सप्लेन करते हैं कि वो सही कैसे हैं और एक घर एसेट क्यों नहीं है। वो कहते हैं कि जब घर की बात आती है तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ज्यादातर लोग उस घर की कीमत चुकाने के लिए जिंदगी भर काम करते हैं। ज्यादातर लोग एक घर खरीदने के कुछ सालों बाद दूसरा घर खरीदते हैं, और हर बार पहले मकान के लिए जो कर्ज वो लेते हैं उस पर उनके पास हर बार फिर से 30 साल का नया कर्ज आ जाता है। हालांकि लोगों को मॉर्टगेज पेमेंट पर ब्याज के लिए टैक्स में छूट मिलती है, पर वो अपने दीगर खर्चों के लिए टैक्स के बाद मिलने वाले रुपयों का उपयोग करते हैं। अपनी मॉर्टगेज पूरी तरह से चुकाने के बाद भी प्रॉपर्टी टैक्स। उनकी पत्नी के मम्मी डैडी को यह बात सुनकर बहुत धक्का लगा जब उनके घर का प्रॉपर्टी टैक्स $1000 प्रति माह तक पहुंच गया था। और यह तब हुआ था जब वो रिटायर हो चुके थे। $1000 बहुत बड़ी रकम होती है। अगर हम उसको इंडियन करेंसी में चेक करें तो शायद 70-80 हजार रुपए, या शायद उससे भी ज्यादा। और ये तब हुआ था जब वो रिटायर हो चुके थे। इस बढ़ोतरी से उनका रिटायरमेंट के बाद का बजट जो है वो बिगड़ गया था और उन्हें अपना वो मकान छोड़ना पड़ा। अच्छा, एक और मिथ है कि घर की कीमत जो है हमेशा बढ़ती रहती है। ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर्ज लेके घर खरीदा, और वो घर उन्होंने जितने में खरीदा आज उसकी कीमत आधे से भी कम है। इन सब नुकसानों से ऊपर सबसे बड़ा नुकसान क्या है पता है? आपका लिक्विड कैश। वो लिक्विड कैश जो कि किसी सही जगह पर लग सकता था, वो घर में फंस गया। अगर आपका सारा पैसा मकान में फंसा रहता है तो आपको ज्यादा कड़ी मेहनत करनी पड़ती है ताकि आपका खर्चा चलता रहे। इस दौरान आपकी संपत्ति वाले कॉलम में कोई बढ़ोतरी नहीं होती, मतलब आप और कोई एसेट नहीं बना पाते। अगर एक यंग पति पत्नी, यंग कपल शुरुआत में ही अपना पैसा अपने एसेट वाले कॉलम में लगाए तो उनके आगे के साल बहुत ही आराम से गुजरेंगे, खासकर उस समय जब वो अपने बच्चों को कॉलेज में भेजेंगे। इस दौरान उनकी संपत्ति भी बढ़ जाएगी और उनके खर्चे भी आराम से चलते रहेंगे। तो अगर कम शब्दों में समझे तो ये कि घर खरीदने का फैसला जो है ना वो बहुत ही खर्चीला होता है। इसके बजाय बेहतर यह होगा कि जल्दी ही इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बना लिया जाए। देखिए, घर खरीदने का असर किसी भी आदमी पर 3 तरह से पड़ता है। पहला, समय की बर्बादी, क्योंकि इस पूरे दौरान दूसरी संपत्तियों का मूल्य बढ़ चुका होता है। एक्स्ट्रा पूंजी की बर्बादी, एक्स्ट्रा पैसे की बर्बादी जिसे दोबारा निवेश किया जा सकता था, जबकि घर खरीदने के बाद आपको घर से सीधे जुड़े हुए बहुत से खर्च उठाने पड़ते हैं। तीसरा, शिक्षा की बर्बादी। अक्सर ऐसा होता है कि लोग ये मानते हैं कि उनके जो एसेट्स वाले कॉलम में, संपत्ति वाले कॉलम में उनका घर, बचत और रिटायरमेंट प्लान आते हैं। अब क्योंकि उनके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए वो बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं कर पाते। इस कारण उन्हें इन्वेस्टमेंट का अनुभव कभी मिल ही नहीं पाता। ज्यादातर लोग कभी एक समझदार इन्वेस्टर नहीं बन पाते, और सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट अक्सर सबसे पहले समझदार इन्वेस्टर्स को बेचे जाते हैं, जो बाद में उन्हें ज्यादा दामों पर सुरक्षित रहने वाले लोगों को बेचते हैं, उन लोगों को बेचते हैं जो रिस्क नहीं उठाना चाहते। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी के जो पुअर डैड थे, जो कि बहुत ही पढ़े लिखे थे, उनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट चूहा दौड़ में फंसे व्यक्ति का सबसे अच्छा उदाहरण है। नौकरी की, जिंदगी भर पाई पाई इकट्ठा की, घर खरीदा और उस घर का खर्च चलाने के लिए जिंदगी भर मेहनत करते रहे। उनके खर्च हमेशा उनकी आमदनी से ज्यादा होते थे।
और यहां पर रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बात बहुत अच्छे से समझाना चाहते हैं कि अगर आप इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, अमीर बनना चाहते हैं, तो आपके खर्चे कभी भी आपकी आमदनी से ज्यादा नहीं होने चाहिए। कौन कितना अमीर है, अगर ये जानना है तो समझें कि उसकी कमाई हुई दौलत किसी आदमी की वो योग्यता है जिसके सहारे वो आगे कई दिनों तक जिंदा रह सकता है। यानी अगर वो आज काम करना बंद कर दे तो वो बिना कमाए कितने दिनों तक जिंदा रह सकता है, यही उसकी अमीरी है। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि आज की कर्जदार सोसाइटी दो बातें मानती है। पहली ये कि खुद का एक घर होना चाहिए, दूसरी ये कि अगर सैलरी बढ़ गई है तो फिर एक ज्यादा बड़ा घर खरीद सकते हैं। पर ऐसी सोच, ऐसी स्ट्रैटेजी की वजह से परिवार ज्यादा कर्ज में फंस जाता है। लोग बुरी तरह से पैसों की तंगी का सामना करने लगते हैं। वो लोग अपनी जॉब्स में बहुत अच्छी सैलरी उठा रहे होते हैं, लेकिन इस सोच की वजह से वो सेविंग नहीं कर पाते। इसे हाई रिस्क लिविंग या जोखिम भरी जीवन शैली कह सकते हैं। और इसका कारण छोटा सा है, ऐसे लोगों में पैसे की समझ ना होना, पैसे को कैसे मैनेज करते हैं ये पता ना होना। 90s के दशक में जॉब्स में बहुत ज्यादा गिरावट आई थी, रिसेशन आया था, और तब ये बात पता चली कि जो मिडिल क्लास है वो पैसे के मामले में कितना सुरक्षित है। तब से लेकर आज तक बहुत कुछ बदला है। अच्छी बात यह है कि आज लोग ज्यादा अवेयर्ड हैं, उन्होंने सही जगहों पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। और म्यूचुअल फंड में लोगों ने ज्यादा इन्वेस्ट इसलिए किया क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ज्यादा सुरक्षित है। औसत म्यूचुअल फंड खरीदने वाले आदमी नौकरी में, टैक्स और मॉर्गेज चुकाने में, अपने बच्चों की कॉलेज की फीस देने के लिए पैसे बचाने में, अपना क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ करने में बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। इतना उनके पास वक्त नहीं होता कि वो ये आर्ट सीख लें कि किस तरह से म्यूचुअल फंड लिया जाए या किस तरह से इन्वेस्ट किया जाए। तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो किसी दूसरे को हायर करते हैं, उसकी काबिलियत पर भरोसा करते हैं, और वो जैसा कहता जाता है वो ऐसा करते जाते हैं। क्योंकि जो पढ़ा लिखा मिडिल क्लास वर्ग है जो कि पैसे को संभालना नहीं जानता, वो हमेशा यही सोचता है जोखिम मत उठाओ, सुरक्षित रहो। और असली प्रॉब्लम यही है कि पैसे की समझ न होने के कारण लोग खतरों का सामना करते हैं। उनके सेफ रहने के पीछे की इच्छा, यानी हमें कुछ ना हो, उसके पीछे का असल कारण यह होता है कि उनके पास पैसे की तंगी होती है। उनकी जो बैलेंस शीट होती है उसमें खर्चे ज्यादा होते हैं, इनकम कम होती है। या यूं कहें कि उनकी संपत्ति वाला यानी एसेट वाला कॉलम खाली रहता है, तो कोई गलत बात नहीं होगी। और जब सचमुच जिंदगी में वो वंस इन अ लाइफ टाइम वाला मौका आता है ना, तो ये लोग उस मौके का फायदा नहीं उठा पाते क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं होते इन्वेस्ट करने के लिए। अगर पैसे की समझ आपको है तो आप थोड़ा थोड़ा निवेश करके, बूंद बूंद से सागर भर के अमीर हो सकते हैं। आप सूझबूझ के साथ सही जगह पर इन्वेस्टमेंट करके अपने 5,000 रुपए को 10 लाख रुपयों में कन्वर्ट कर सकते हैं। पर प्रॉब्लम सोच की है, ये जो गरीब वर्ग या मिडिल क्लास जो वर्ग है वो ऐसे इन्वेस्टमेंट्स को बहुत ही जोखिम भरा मानता है। पर वो ये नहीं जानता कि प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट में नहीं है, प्रॉब्लम उनकी सोच में है, उनकी नासमझी में है। वो ये नहीं जानते कि पैसा कहाँ लगाना है। वो हमेशा अपने पैसों की जिम्मेदारी दूसरों पर लाद देते हैं और उसके लिए खर्च भी करते हैं। तो अगर आप भी दूसरों की तरह सोचते हैं, घर को एक एसेट समझते हैं, इन्वेस्टमेंट करने से डरते हैं, सेफ रहना चाहते हैं, तो ये समझना जरूरी है कि आप किसी के लिए काम करते हैं। सैलरी पर काम करने वाले बहुत ज्यादा लोग मालिक को या फिर अपने शेयर होल्डर्स को अमीर बना रहे होते हैं। एक्चुअली वो उनके लिए काम कर रहे होते हैं। आपकी कोशिशें, मेहनत और सफलता से दरअसल आप नहीं सफल होते, आपका मालिक सफल होता है और उसे उसके रिटायरमेंट के लिए मदद मिल रही होती है। अच्छा, दूसरा, आप सरकार के लिए काम करते हैं। आप समझ सकते हैं कि जब आप काम करते हैं, पैसे कमाते हैं, तो उसका एक हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को जाता है। तीसरा, अगर आपके पास घर है जिसे आप अपना एसेट मानते हैं, जो कि दरअसल एक लायबिलिटी है, तो आप बैंक्स के लिए काम करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उन घरों के ऊपर लोन ले रखा है और वो लोन चुकाने के लिए, क्रेडिट कार्ड का कर्ज चुकाने के लिए आप दिन रात मेहनत करते हैं। तो अगर आप सिर्फ ज्यादा कड़ी मेहनत से काम करते जाएं, तो समस्या यह है कि तीनों ही मामलों में आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और फायदा आपको नहीं मिलेगा, किसी और को मिलेगा। तो आपको यह सीखना पड़ेगा कि आपकी ज्यादा मेहनत से किस तरह आपको और आपके परिवार को फायदा हो। मान लीजिए कि अगर आप ये फैसला कर भी लेते हैं कि आप सिर्फ अपने काम से काम रखेंगे, पर पैसों की समझ न होने के कारण, उसे मैनेज करने की समझ न होने के कारण आपको ये नहीं पता होता कि आपके लक्ष्य को किस तरह से निर्धारित किया जाए। अक्सर लोग अपने प्रोफेशन को बनाए रखना चाहते हैं, अपनी सैलरी के सहारे ही अपनी संपत्ति को, अपने एसेट्स को खड़ा करना चाहते हैं। पर जब उनकी संपत्ति बढ़ती है तो वो किस तरह अपनी सफलता का आकलन करते हैं, कब कोई दूसरा आदमी ये महसूस करता है कि वो अमीर है, कि उसके पास दौलत है, और संपत्ति और दायित्व के बीच का बैलेंस कैसा है, ये सब बातें भी समझना उतना ही जरूरी है। तो फिर सवाल वही है कि अमीर कैसे बना जाए। अमीर बनने के लिए आपकी संपत्ति, आपकी सफलता, आपके आसपास का माहौल, आपकी दौलत, इन सब के बारे में आपको सोचना पड़ेगा,
एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में सोचना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने दिमाग को हमेशा खुला रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जिंदगी भर का सब्जेक्ट है। आपको ये सब्जेक्ट जिंदगी भर पढ़ना है, सीखना है और अमीरी की राह पर आगे बढ़ते जाना है। आधी छोड़ पूरी को धावे, पूरी मिले न आधी पावे। मुश्किल के दौर में, गरीबी के दौर में अपने आप को कैसे संभाला जाए, अपने आप को कैसे गरीबी से उबारा जाए, इस बात को समझाने के लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं। वो कहते हैं कि एक दिन कर्ज लेने के लिए, क्योंकि उनकी माली हालत खराब हो गई थी, तो उन्होंने अपने नए गोल्फ क्लब, आर्ट कलेक्शन, किताबें, स्टीरियो, टेलीविजन, उनके महंगे कपड़े, घड़ियां, जूते और बहुत सारे ऐसी चीजें लोन वाले पेपर में जो संपत्ति वाला कॉलम होता है उसमें लिख दिया, एसेट्स में लिख दिया और भेज दिया। उन्हें लगा कि मेरे पास इतनी चीजें हैं तो लोन अप्रूव हो जाएगा, पर उनका लोन का जो पेपर था, एप्लीकेशन पेपर, वो रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट फिजूल था। लोन कमेटी को वो बात एकदम भी समझ नहीं आई। वो ये जानना चाहते थे कि उनके पास एक नॉर्मल सी नौकरी क्यों नहीं है जिसमें वेतन मिलता है। उन्होंने उनके महंगे कपड़े और महंगे जो खेल का सामान था उनके बारे में कोई सवाल नहीं किया। जिंदगी में कई बार ऐसी कठिनाइयां आती हैं जब आप स्टैंडर्ड प्रोफाइल में फिट नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि उन्हें बड़ा ही अचंभा होता है जब वो किसी को ये कहते हुए सुनते हैं कि उसकी नेटवर्थ करोड़ों रुपए है, लाखों रुपए है, क्योंकि नेटवर्थ के सटीक ना होने का एक खास कारण है। वो ये कि जिस पल आप अपनी संपत्तियों को, एसेट्स को बेचना शुरू करते हैं ना, उनका प्राइस, उनका रेट, उनका दाम बहुत कम हो चुका होता है। ऊपर से उन पर आपको टैक्स भी चुकाना पड़ता है और इतनी सारी चीजें आपको पैसे के संकट में डाल देती हैं, गरीबी में फंसा देती हैं। पैसा इकट्ठा करने के लिए वो अपनी प्रॉपर्टीज बेचते हैं, एसेट्स बेचते हैं। पहले तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज बेचते हैं जो कि सच कहें तो बहुत ही कम बिकती हैं, और अगर बिकती भी हैं तो उस पर टैक्स होता है। तो इस तरह से एक बार फिर से सरकार फायदे में से अपना हिस्सा ले लेती है, बैंक अपना हिस्सा ले लेता है और जो काम कर रहा होता है वो कर्ज में डूब जाता है। तो सीख यही है कि इन सारी चीजों में फंसने के बजाय अपने काम से काम रखिए। जो कर रहे हैं वो करते चलिए, कुछ भी छोड़िए नहीं, पर हाँ थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करके, थोड़ी एक्स्ट्रा समझदारी से, फाइनेंशियल लिटरेसी से पैसों को यूज करने का, पैसों को इन्वेस्ट करने का हुनर सीखिए। थोड़ा थोड़ा करके एसेट्स बनाते जाइए, पर हाँ ऐसी चीजों को खरीदने से बचिए जिनकी कीमत एक बार घर लाने पर कम हो जाती है, क्योंकि ये चीजें कभी भी एसेट्स नहीं हो सकती। गरीबी से बचने का एक दूसरा तरीका यह है कि अपने खर्च कम कर लें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को और घटा लें और मेहनत ज्यादा करना शुरू कर दें, जिससे इनकम ज्यादा हो। अब बहुत सारे लोगों को इस बात में कंफ्यूजन हो सकती है कि सही जगह निवेश करने का क्या मतलब है, सही इन्वेस्टमेंट क्या है। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि ऐसा काम करें जिसमें आपकी मौजूदगी की जरूरत ना हो। स्टॉक्स, बॉन्ड खरीदें, म्यूचुअल फंड खरीदें, आमदनी देने वाले रियल एस्टेट में खर्च करें, अपने आप को ग्रूम करने में पैसे खर्च करें, एजुकेशन में जैसे कि म्यूजिक, लिखना, पेटेंट, स्पोर्ट्स और ऐसी हर चीज जो कीमती है, जिसे खरीदने के बाद आपको पैसे मिलते हैं, ना कि आपको उसमें पैसे लगाने पड़ते हैं, उस हर चीज में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सबसे जरूरी बात, आप जहां भी इन्वेस्ट करते हैं हमेशा ध्यान रखें कि उस इन्वेस्टमेंट से आपको प्यार हो। जैसे कि रॉबर्ट टी कियोसाकी को इमारतों से और जमीन से प्यार था, तो उन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट में किया। जब पैसे खर्च ही नहीं करने हैं तो फिर कमाएं क्यों, और ऐसी अमीरी का क्या फायदा? यह सवाल हम सभी के मन में आ सकता है। इस बात पर रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि यह सिर्फ सोच का अंतर है। जो अमीर आदमी होता है वो भी ये चीजें खरीदता है, वो विलासिता की चीजें खरीदता है, लेकिन सबसे बाद में पहले वो ये देखता है कि क्या करने से उसे फायदा हो सकता है और किस चीज की उसे सबसे ज्यादा जरूरत है। वहीं उल्टा जो मिडिल क्लास आदमी है या गरीब आदमी है, वो थोड़ा सा पैसा आने पर भी सबसे पहले वो अपने शौक पूरे करता है, घर, हीरे, ज्वेलरी, गाड़ियां, कुछ भी खरीद लेता है। अमीर आदमियों के पास भी ये सब होता है, पर फर्क सिर्फ इतना है कि वो उधार के दलदल में नहीं फंसते। वो लोग जिनके पास पीढ़ियों से पैसा है, जो लंबे समय से अमीर हैं, वो अपनी अर्निंग वाले कॉलम को सबसे पहले बनाते हैं, उसे सिक्योर करते हैं। उसके बाद उनके एसेट्स वाले कॉलम से जो आमदनी होती है, जो इनकम होती है, उससे वो अपनी लग्जूरियस लाइफ जीते हैं, एंजॉय करते हैं। गरीब और मिडिल क्लास आदमी अपनी खून पसीने की कमाई और बच्चों की विरासत की कीमत पर ये चीजें खरीदता है, लोन लेता है। सच्ची लग्जरी असली संपत्ति में निवेश करने और उसे विकसित करने का प्रोत्साहन देती है, उसे बढ़ावा देती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी इस बात को एक एग्जाम्पल से समझाते हैं कि जब उनकी वाइफ और उनके पास उनके अपार्टमेंट से अतिरिक्त पैसा आने लगा, रेंट या कुछ भी, तब वो बाजार गए और उन्होंने अपने लिए एक महंगी गाड़ी खरीदी। इसमें जरा सी भी मेहनत नहीं लगी या जोखिम नहीं था, क्योंकि वो पैसा उन्होंने अपनी सेविंग्स से नहीं बल्कि अपार्टमेंट हाउस के इनकम से खरीदा था। पर इसके लिए उन्होंने 4 साल तक इंतजार किया, पेशेंस के साथ थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करते रहे, और जब रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बढ़ा
तो आखिरकार वो उन्हें इतना पैसा दे गया कि एक महंगी कार खरीदी जा सके। ज्यादातर लोग अक्सर इच्छा जागने पर बिना सोचे समझे जाते हैं और कर्ज पर कार या कोई और चीज खरीद लाते हैं। हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी से ऊब चुके हों या उन्हें सिर्फ एक नए खिलौने की जरूरत हो, पर कर्ज पर ऐसी चीज खरीदने से देर सवेर वो आदमी उस चीज से चिढ़ने लगता है, उसका इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, उससे उसमें मजा नहीं आता, क्योंकि उस चीज को खरीदने के लिए जो कर्ज लिया गया है वो उस आदमी के सर पर भार बन जाता है। अगर एक बार आप अपने बिजनेस को बनाने, उसमें इन्वेस्ट करने का समय निकाल लेते हैं तो फिर आप उसमें जादू की छड़ी भी घुमा सकते हैं, जो अमीरों का सबसे बड़ा राज है। और ये राज अमीरों को भीड़ से अलग रखता है, या यूं कहें कि भीड़ से आगे रखता है। जो अपने काम से काम रखते हैं, अपने काम में फोकस्ड रहते हैं, और ये उन्हीं को मिलता है जो अपने काम में पूरा मन लगाते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, वो लोग अमीर बन जाते हैं। अगर मिल के चला जाए तो तूफानों को भी शिकस्त दी जा सकती है। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपने बचपन का एक किस्सा सुनाते हैं। कहते हैं कि मुझे याद है, हमें स्कूल में रॉबिन हुड और उनके सुखी गिरोह की कहानी बताई गई थी। मेरे स्कूल टीचर का मानना था कि ये केविन कॉस्नर की तरह के एक रोमांटिक हीरो की अद्भुत कहानी है जो अमीरों को लूटता था और गरीबों में बांट देता था। तो मेरे रिच डैड की नजर में रॉबिन हुड हीरो नहीं था, वो उसे बदमाश मानते थे। रॉबिन हुड को गुजरे हुए तो लंबा समय गुजर चुका है, परंतु उसके जो मानने वाले हैं, जो उसके फैंस हैं, वो आज भी जिंदा हैं। न जाने कितनी बार मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि अमीरों को और ज्यादा टैक्स देना चाहिए और उसे गरीबों में बांट देना चाहिए। रॉबिन हुड का ये जो थॉट था, अमीरों से लेकर गरीबों में बांट दिया गया। गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए यह सबसे ज्यादा दुख का कारण है। इसी रॉबिन हुड आदर्श के कारण मिडिल क्लास पर टैक्स का इतना भारी बोझ लदा हुआ है। और सच्चाई तो यह है कि अमीरों पर टैक्स लगता ही नहीं है। गरीबों की भलाई के लिए जो पैसा लगता है वो मिडिल क्लास से आता है, खासकर पढ़े लिखे और ऊंची आमदनी वाले मिडिल क्लास से। और टैक्स के बारे में अगर हम पूरी तरह से समझना चाहें तो हमें थोड़ा सा इतिहास में, हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। रॉबर्ट टी कियोसाकी बताते हैं कि उनके रिच डैड ने बताया था कि इंग्लैंड और अमेरिका में पहले कोई टैक्स नहीं लगते थे। कभी कभार जो वॉर्स होती थी, युद्ध होते थे, उनका खर्च जुटाने के लिए टैक्स जरूर लगाए जाते थे, जिसके लिए किंग या फिर प्रेसिडेंट सिर्फ कह भर देते थे और हर आदमी उसकी बात मानकर अपना सहयोग अपनी इच्छा से देता था। बाद में सन 1874 में इंग्लैंड ने इनकम टैक्स को अपने सिटीजन्स पर लागू कर दिया और 1913 में कॉन्स्टिट्यूशन के 16वें संशोधन के बाद अमेरिका में भी इनकम टैक्स जो है वो लागू हो गया। एक समय था जब अमेरिकी लोग टैक्स विरोधी हुआ करते थे, पर धीरे धीरे लगभग 50 सालों के बाद लोगों ने वो एक्सेप्ट कर लिया। इसमें एक और बात थी, शुरुआत में ये जितने भी टैक्स थे ये सिर्फ अमीरों पर लगाए गए थे। तो रिच डैडी चाहते थे कि माइक और वो इस बात को न भूलें, और उन्होंने ये बात साफ कर दी थी कि टैक्स का जो थॉट है वो लोकप्रिय बना ही इसीलिए कि लोगों को लगता था कि इससे अमीरों को सजा दी जाती है और मिडिल क्लास और गरीबों को मदद मिलती है। पर वक्त ने इस बात को पलट दिया और आज गरीब भी टैक्स कमा रहा हुआ है और मिडिल क्लास भी, या यूं कहें कि सबसे ज्यादा जो टैक्स कमा रहा हुआ है वो है मिडिल क्लास। रॉबर्ट टी कियोसाकी आगे कहना जारी रखते हैं, एक बार सरकार को टैक्स मिल गया तो उन्हें उसके फायदे नजर आ गए और उनकी भूख बढ़ गई। रिच डैडी ने रॉबर्ट टी कियोसाकी को आगे समझाते हुए कहा कि अमीरों ने वक्त के साथ साथ कॉरपोरेशन की ताकत को समझा। एकजुट होकर उन्होंने इस टैक्स को पलट दिया और सारा बोझ उन लोगों के ऊपर डाल दिया जिन लोगों ने कभी इसके सपोर्ट में वोट दिया था, यानी कि गरीब और मिडिल क्लास लोग। और इसके पीछे की सबसे वजह अमीरों का पैसा नहीं था, उनकी समझ थी, उनकी जानकारी थी, उनकी अवेयरनेस थी। उन्होंने अपने पैसे को बचाने के लिए संविधान को समझा, रूल्स को समझा और फिर उनमें कमियां निकाली और फिर किस तरह से उनसे बचा जाए ये सब देख परख के कॉरपोरेशन का सहारा लिया और वो उसमें सफल भी हुए। अमीरों और गरीबों के बीच ये लड़ाई सदियों से चलती आ रही है। अमीरों से वसूलों का जो नारा लगाने वाली भीड़ थी वो हमेशा अमीरों के खिलाफ रही, और ऐसी लड़ाइयां तब छिड़ती हैं जब किसी एक विशेष वर्ग को ध्यान में रखकर कानून बनते हैं, और ये लड़ाई कब खत्म होगी ये कहा नहीं जा सकता। समस्या यह है कि जो लोग हारते हैं उनमें समझ की कमी है, पर वो ये मानते नहीं। हारने वाले लोग वो हैं जो हर सुबह उठकर तैयार होते हैं और अपनी नौकरी में कड़ी मेहनत करते हैं और उस पर टैक्स भी देते हैं। अगर वो ये समझ पाते कि अमीर लोग किस तरह से पैसे का खेल खेलते हैं तो वो भी इस खेल को उसी तरह से खेल सकते थे, फिर वो भी गरीबी से आजाद हो सकते थे, पैसे के मालिक हो सकते थे और अमीर बन सकते थे। रिच डैड कहते हैं कि इसीलिए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि जब कोई अपने बच्चे को यह सलाह देता है कि खूब पढ़ो और नौकरी करो। जिस कर्मचारी में पैसे की समझ नहीं है वो बच नहीं सकता, समाज उसके पैसे को हड़प लेगा और उसे गरीबी की ओर धकेल देगा। कहते हैं ना कि उस देने वाले ने तो कोई कमी ना की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है, और ये जो मुकद्दर है
ये हम अपनी सोच से, अपनी नॉलेज से, अपनी अवेयरनेस से बदल सकते हैं। अमीरी और गरीबी में सिर्फ सोच और समझ का ही फासला है। न हारना जरूरी है, न जीतना जरूरी है। अरे ये जीवन का खेल है, इसे खेलना जरूरी है। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि पैसे कमाना भी एक खेल ही है। अगर आप इसे एक खेल की तरह एंजॉय करेंगे तो आप और ज्यादा रिच होते जाएंगे। हर हफ्ते वो निवेश करते हैं और कभी हारते हैं, कभी जीतते हैं। जब जीतते हैं तो उस निवेश को अगले हफ्ते के लिए सेव कर लेते हैं, और जब हारते हैं तो खुद से जीतने वाले की आंख में आंख डालकर कहते हैं, ठीक है, अगले सैटरडे फिर मिलते हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी की बात से यह समझ में आता है कि पैसा कमाना भी एक खेल जैसा ही है। अगर आप उसे एंजॉय करते हैं, उसके पीछे नहीं भागते हैं, तो आप धीरे धीरे ही सही पर ग्रो करेंगे और जल्द ही अमीर बन जाएंगे। इंसान गलतियां करता है और उन गलतियों से सीखता है। अमीर बनना भी कुछ वैसा ही है। कभी आप गलती करते हैं और हार जाते हैं, कभी आप उस गलती को सुधारते हैं और जीत जाते हैं। वैसे बचपन से जवानी तक जब भी हम स्कूल में पढ़ते हैं या हमारे आसपास भी, बच्चों को गलतियां करना अलाउड नहीं होता। उन्हें कहा तो जरूर जाता है कि आप गलती कर सकते हैं, पर जैसे ही बच्चा गलती करता है उसे टोक दिया जाता है, उसे रोक दिया जाता है, उसे डांटा जाता है, और धीरे धीरे हमारे मन में ये धारणा बन जाती है कि गलती करना इज नॉट अलाउड। पर अगर देखा जाए, हम इंसान गलती करके ही सीखते हैं। हमने आज तक जो कुछ भी अचीव किया है, अपनी गलतियों से अचीव किया है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि इन्वेस्टर्स दो तरह के होते हैं। पहले वो जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो एक पैकेज में निवेश करते हैं, रिटेल आउटलेट में फोन करते हैं, जैसे एक रियल एस्टेट कंपनी या स्टॉक ब्रोकर या फाइनेंशियल प्लानर को, और फिर वो कुछ छोटा छोटा खरीद लेते हैं। ये एक म्यूचुअल फंड, स्टॉक या बॉन्ड हो सकता है। ये निवेश का एक अच्छा और साफ सुथरा तरीका है और आसान भी है। ये उसी तरह की खरीदारी हो गई जैसे कि कोई कस्टमर कंप्यूटर स्टोर में जाकर शेल्फ पर रखे कंप्यूटर को खरीद ले। वहीं दूसरी तरह के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो अपने इन्वेस्टमेंट को बनाते हैं। वो किसी दूसरे से नहीं खरीदते, वो अपना इन्वेस्टमेंट खुद बनाते हैं। इस तरह के इन्वेस्टर्स आमतौर पर अपने सौदों को असेंबल करते हैं। जिस तरह कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर के पुर्जों को असेंबल करते हैं, वो अलग अलग जगहों से सस्ते पार्ट्स लाते हैं और उन पार्ट से एक पूरा कंप्यूटर असेंबल करते हैं, जो कि उन्हें बहुत सस्ता पड़ता है, और फिर वो उसे महंगे दामों में बेच देते हैं। ठीक उसी तरह से जो दूसरा निवेशक है, वो आर्थिक अवसरों के पुर्जों को अच्छी तरह से ऑब्जर्व करता है। ठीक इसी तरह से जो दूसरा इन्वेस्टर है, वो समय को पहचानता है और मौके की नजाकत को देखते हुए, अपने कमर्शियल फायदे को देखते हुए चीजों को इस्तेमाल करता है। और जो दूसरे किस्म का इन्वेस्टर है, सच में वही प्रोफेशनल इन्वेस्टर होता है। अमीर बनने की राह में, रिच बनने की राह में यह जानना बहुत जरूरी है कि किस समय पर क्या एक्शन लिया जाए जिससे आपकी किस्मत बदल जाए और आपको नुकसान भी ना हो। अगर आप दूसरे किस्म के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको खास तौर से इन 3 क्वालिटीज को अपने अंदर इंप्रूव करना होगा, क्योंकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के अलावा इन क्वालिटीज की भी जरूरत होती है। पहला, किस तरह ऐसे मौके को खोजें जो दूसरों को दिखाई नहीं देता। दूसरे लोग अपनी आंखों से उस मौके को नहीं देख पाते, पर आप अपने दिमाग से और अपने एक्सपीरियंस से उन मौकों को देख सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए रॉबर्ट टी कियोसाकी के एक दोस्त ने एक पुराना घर खरीदा जो देखने में बुरा था। हर एक को हैरत थी कि उसने इसे खरीद क्यों लिया, पर दूसरे जो नहीं देख पाए थे वो उनके दोस्त ने देख लिया था, और वो था घर के साथ 4 खाली जमीन के टुकड़े। घर खरीदने के बाद उसने उसे तोड़ा और उन 5 प्लॉट्स को मिलाकर बिल्डर को बेच दिया। इस सारे डील में उसे जो उसने पैसा लगाया था वो तो मिला ही, उसके ऊपर से 3 गुना रकम और मिली। उसने सिर्फ 2 महीने के काम में लाखों रुपए कमा लिए, जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा नहीं थी, पर फिर भी देखा जाए कि उन 2 महीनों की मेहनत में अगर वो जॉब में होता तो कितना कमाता वर्सेस उसने इस डील से जो कमाया। दूसरा पॉइंट, पैसा किस तरह से इकट्ठा किया जाए। औसत आदमी बैंक जाता है, पर इस दूसरे किस्म के इन्वेस्टर को यह पता होना चाहिए कि पैसा किस तरह जुटाया जाए और बिना बैंक जाए, बिना लोन लिए किस तरह से पैसा इकट्ठा किया जाए। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उन्होंने भी यह सीखा कि बिना बैंक की मदद लिए घर कैसे खरीदे जा सकते हैं। घर खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पैसा इकट्ठा करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही रेयर आर्ट है। अक्सर वो लोगों को ये कहते सुनते हैं कि बैंक मुझे लोन नहीं दे रहा या मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है। अगर आप दूसरे किस्म के इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो आपको ये सीखने की जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ इसीलिए सौदे नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास पैसा ही नहीं होता। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को पार कर सकते हैं तो आप एक सच्चे इन्वेस्टर हो सकते हैं और बहुत प्रॉफिट कमा सकते हैं। तीसरा पॉइंट, किस तरह से स्मार्ट लोगों को इकट्ठा किया जाए। ऐसे लोग बहुत समझदार होते हैं जो या तो अपने से ज्यादा समझदार लोगों के साथ काम करते हैं या फिर उन्हें अपने साथ काम पर रख लेते हैं। जब भी आपको सलाह की जरूरत होगी ना, तो यही समझदार लोग आपके सलाहकार का काम करेंगे। तो सीखने के लिए बहुत कुछ है, पर हाँ, अगर आपने मन लगाकर सीखा
तो आपको उसके फायदे भी बहुत मिलेंगे। पर हाँ, अगर आपके अंदर इतनी इच्छा नहीं है, आप इतना टाइम नहीं दे सकते, आप उतने अमीर नहीं बनना चाहते, तो फिर आपको पहले किस्म का ही इन्वेस्टर बने रहना चाहिए। आप तो जानते हैं वही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आप जो नहीं जानते वही आपका सबसे बड़ा जोखिम है। जोखिम तो हमेशा रहता है, इसीलिए इससे बचने के बजाय इसे मैनेज करना सीखें, तभी आप तरक्की कर पाएंगे और अमीर बन पाएंगे। जब जिंदगी आपको नींबू थमाए तो जल्दी से शरबत बना लो और पी लो। अवसर पहचानना किसी भी इन्वेस्टर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। फाइनेंशियल बुद्धि का मतलब है ज्यादा विकल्प होना। अगर अवसर आपके सामने आ ही नहीं रहे हैं तो फिर आप अपनी गरीबी को सुधारने के लिए और क्या कर सकते हैं। अगर कोई अवसर आपकी झोली में आकर गिर जाए पर आपके पास पैसा ही नहीं है और आप उसमें इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, ऊपर से बैंक वाले आपको उधार नहीं दे रहे, आप पैसे का कहीं से इंतजाम नहीं कर पा रहे, तो फिर उस मौके का आप फायदा कैसे उठा सकते हैं। मान लीजिए अगर आपका अनुमान जो है वो गलत हो जाए और अगर आप जिसकी उम्मीद करते हैं वो नहीं हो, तो फिर आप क्या करेंगे? कैसे एक छोटी सी चीज को लाखों में बेचेंगे? अगर ये करना आपको आता है तो इसे ही कहते हैं फाइनेंशियल बुद्धि, यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। ज्यादा मतलब नहीं इस बात से। एग्जाम्पल लेते हैं कि एक नींबू है और उसको लाखों में बेचना है, तो लाखों में बदलने के लिए कितने अलग अलग तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपनी पैसे की समस्याओं को सुलझाने में कितने क्रिएटिव हैं। ज्यादातर लोग केवल एक समाधान जानते हैं, नींबू निचोड़ो और शरबत बना के पी लो, यानी कि कड़ी मेहनत करो, बचत करो और उधार लो। तो आपको अपनी फाइनेंशियल बुद्धि क्यों बढ़ानी चाहिए? रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं, क्योंकि आप उस तरह के इंसान होना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद लिखता हो। आप जो हो रहा है उसे होने देते हैं और उसे बेहतर में बदलने की ताकत रखते हैं। ऐसे बहुत कम लोग ये बात समझ पाते हैं कि किस्मत भी हम ही लिखते हैं। जिस तरह की पैसा बनाया जाता है, अगर आप ज्यादा किस्मत वाले होना चाहते हैं और ज्यादा पैसा बनाना चाहते हैं तो बहुत कड़ी मेहनत करने के अलावा आपको अपनी फाइनेंशियल बुद्धि को भी तैयार करना होगा, सीखना होगा। अगर आप इस तरह के आदमी हैं जो सही चीज होने का इंतजार करता है तो शायद आपको बहुत लंबे समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। ये तो बस उसी तरह की बात हो गई कि आप गैरेज से गाड़ी निकालने के पहले ये डिसाइड करना चाहते हैं कि भाई अगले 5 मील तक सभी स्ट्रीट लाइट्स ठीक रहेंगी, बर्फ नहीं गिरेगी, एक्सीडेंट नहीं होगा, वगैरह वगैरह। ये चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके कंट्रोल में है सिर्फ गाड़ी चलाना। ठीक उसी तरह से आपके कंट्रोल में है अपने प्लान्स बनाना, अपनी समझ और सूझबूझ का इस्तेमाल करते हुए। जिस काम से आप एक महान इंसान बन सकते हैं, एक अमीर इंसान बन सकते हैं, क्या वो काम आप चंद पैसों के लिए करेंगे? नहीं ना। सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए नहीं। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक घटना का जिक्र करते हैं। कहते हैं कि 1995 में मैंने सिंगापुर के एक अखबार में इंटरव्यू दिया। युवा महिला रिपोर्टर बहुत ही टाइम पे आ गई और इंटरव्यू शुरू हो गया। हम एक बहुत ही बड़े से होटल की लॉबी में कॉफी पी रहे थे और मेरा जो सिंगापुर जाने का रीजन था उसके बारे में डिस्कशन कर रहे थे। तभी उस रिपोर्टर ने मुझसे कहा, एक दिन मैं भी आपकी तरह एक बेस्ट सेलिंग लेखक बनना चाहती हूँ। मैंने उसके कई राइटअप्स और लेख पढ़े थे और उनसे प्रभावित भी था। वो बहुत अच्छा लिखती थी, बहुत ही साफ। तो मैंने उसे कहा, बिल्कुल आप कर सकती हैं, क्योंकि आप जो लिखती हैं वो बहुत ही बढ़िया है। वैसे कौन सी चीज है जो आपको आपके सपनों को पाने से रोक रही है? उसने कहा कि मेरा काम जो है वो कभी कहीं जाता है, कभी कहीं जाता है। हर आदमी कहता है कि मेरे उपन्यास बहुत बढ़िया हैं, पर एक्चुअली होता कुछ नहीं है, इसलिए मैं अखबार में काम कर रही हूँ। कम से कम इससे मेरा खर्च तो चली जाता है। अब आपके पास कोई सुझाव है क्या इस बारे में? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल है। सिंगापुर में मेरा एक दोस्त है, वो एक स्कूल चलाता है जहां लोगों को बाइंग सेलिंग रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है। वो सिंगापुर में कई बहुत ही बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस के लिए सेल्स ट्रेनिंग कोर्स चलाता है और मैं समझता हूं कि उसके कोर्स में शामिल होने से आपका करियर बहुत ज्यादा आगे चला जाएगा। ये बात सुनने के बाद वो थोड़ा सा रूखी हो गई। वो कहने लगी कि मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे ये सब सीखने के लिए स्कूल जाना पड़ेगा? तो मैंने हाँ कह के सिर हिलाया और फिर उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं सचमुच उसे स्कूल जाने के लिए कह रहा हूं। मैंने उसे कहा कि इसमें गलत ही क्या है, पर तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे अपने शब्द वापस ले लेने चाहिए। उसे मेरी किसी बात का बुरा लग गया था शायद, और अब मैं सोच रहा था कि कितना अच्छा होता अगर मैंने उसे कुछ भी सुझाव नहीं दिया होता। उसकी मदद करने की कोशिश में मैंने वो सुझाव दिया था और अब मुझे खुद ही बुरा लग रहा था। उसने कहा कि मेरे पास इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स डिग्री है, मैं सेल्समैन बनना सीखने के लिए स्कूल क्यों जाऊं? मैं एक प्रोफेशन में प्रशिक्षित होने के लिए स्कूल गई थी ताकि मुझे सेल्समैन ना बनना पड़े। अब वो अपना ब्रीफकेस ताकत से बंद कर रही थी और इंटरव्यू खत्म हो चुका था और उसकी बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा था कि वो नाराज थी। वहीं कॉफी टेबल पर मेरी एक बेस्ट सेलिंग बुक रखी हुई थी। मैंने उसे उठाया और उस लेडी के द्वारा लिखे गए नोट्स को भी अपने दूसरे हाथ में रखा। मैंने उसे कहा कि क्या आप इसे देख सकती हैं? मैंने उसके नोट्स की तरफ इशारा किया। उसने अपने नोट्स पर नजर डाली। क्या? उसने उलझन में कहा। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जानबूझकर इशारा किया। एक बार फिर मैंने उसके नोट्स की तरफ जानबूझकर इशारा किया, जिस पर उसने लिखा था,
रॉबर्ट कियोसाकी बेस्ट सेलिंग लेखक। यहां पर बेस्ट सेलिंग राइटर लिखा हुआ है, ना कि बेस्ट राइटिंग राइटर। तब उसे मेरी बात समझ में आई। लहरों से डर करके नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जब आप रिच बनने की सोचते हैं, रिच बनने की ठानते हैं, अमीर बनने की कोशिश करते हैं, तो बहुत सारी बाधाओं को पार करना पड़ता है। तो उनके अनुसार अमीरी की राह में ऐसी 5 बाधाएं हैं जो लोगों को रोकती हैं आगे बढ़ने से। सो पहला कारण है डर, पैसा खोने के डर से पार पाना। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि वो अपनी जिंदगी में ऐसे न जाने कितने अमीर लोगों से मिले हैं जिन्हें पैसे का नुकसान हुआ है, पर वो फिर भी अमीर हैं। पर ऐसे एक भी गरीब इंसान से नहीं मिले हैं जिसने अपनी एक दमड़ी भी खोई है अमीर बनने की राह में, इन्वेस्टमेंट की राह में। पैसा खो जाने का डर बहुत ही नेचुरल है, बहुत ही स्वाभाविक है। ये हर इंसान को होता है, अमीरों को भी होता है, गरीबों को भी होता है। पर प्रॉब्लम डर नहीं है, प्रॉब्लम है कि आप इस डर का सामना किस तरह से करते हैं। पैसा खोने के बाद की स्थिति से, उसकी सिचुएशन से किस तरह से बाहर आते हैं, आप अपनी असफलताओं को किस तरह से ट्रीट करते हैं, ये आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी लाइफ में केवल पैसे के बारे में नहीं है, बल्कि हर चीज के बारे में है। एक अमीर आदमी और एक गरीब आदमी के बीच का जो अंतर होता है वो बस यही होता है कि अमीर आदमी अपने डर से किस तरह से जीतता है और गरीब आदमी अपने डर से किस तरह से हार जाता है। लोगों के पैसा खोने का डर ठीक वैसा ही है जैसे कि मोटरसाइकिल से गिरने पर चोट लगने का डर। उस चोट लगने के डर से ज्यादा एक्साइटमेंट आपको उस बाइक को चलाने का होता है, और उसी एक्साइटमेंट में, उसी खुशी में आप बाइक चलाना सीख लेते हैं। ठीक वैसे ही पैसे के खोने के डर से ज्यादा उसे अर्न करने की खुशी अगर आपको हो, तो आप धीरे धीरे प्लान वे में एसेट्स पर ध्यान देंगे, उन्हें खरीदेंगे और एक वक्त पर अमीर बन जाएंगे। मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग यूं जुड़ते गए और कारवां बनता गया। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि पैसा मेरे लिए काम करे और मैं पैसे के लिए काम ना करूं। मेरा ये पहला सबक दरअसल ताकत के बारे में है। अगर आप पैसे के लिए काम करते हैं तो आप ताकत को अपने बॉस के हाथ में दे देते हैं, या आप जिसके लिए काम कर रहे होते हैं आप अपनी आज़ादी उसके हाथ में दे देते हैं। अगर आपका पैसा आपके लिए काम करता है तो आप अपने पैसे के, अपने काम के, अपनी जिंदगी के खुद मालिक होते हैं। एक बार हमें हमारे लिए काम करने वाले पैसे की ताकत का ज्ञान हो जाए, फिर हमें पैसे के लिहाज से स्मार्ट हो जाना चाहिए और हमें डराने वाले लोगों से निपटने के लिए रास्ते ढूंढ लेने चाहिए। पर ऐसा करने के लिए आपको कानून की समझ होनी चाहिए, अपने आसपास की समझ होनी चाहिए, मार्केट में क्या चल रहा है इस बात की समझ होनी चाहिए, और सिस्टम कैसे काम करता है इसकी भी समझ होनी चाहिए। अगर आप अवेयर नहीं हैं, मतलब नॉलेजेबल नहीं हैं, ज्ञानी हैं, आप केयरलेस हैं, अपनी चीज़ों को समझना नहीं चाहते, तो आपको बड़ी आसानी से डराया और हराया जा सकता है। अगर आप जानते हैं कि आप क्या बात कर रहे हैं और मुसीबत कैसी है और उसे कैसे सॉल्व किया जाए, तो आपको आसानी से डराया नहीं जा सकता। रॉबर्ट कियोसाकी के रिच डैडी हमेशा उन्हें ये कहा करते थे कि स्मार्ट बनो, ताकि तुम्हें कोई भी कहीं से भी आके धक्का ना दे जाए, और उन्होंने अपनी जिंदगी में बस इसी उसूल को अपनाया था। वो कानून जानते थे क्योंकि वो कानून का आदर करते थे, वो कानून जानते थे क्योंकि कानून न जानना बहुत महंगा साबित हो सकता था। अगर आप जानते हैं कि आप सही हैं तो आप किसी से भी उलझने से नहीं डरेंगे, आप किसी के भी सामने अपनी बात रखने से नहीं डरेंगे, चाहे आपका मुकाबला विश्व के सबसे ताकतवर आदमी से ही क्यों ना हो। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी के जो पुअर डैड थे वो हमेशा उन्हें मोटिवेट करते थे कि वो कुछ भी करके एक अच्छी सी नौकरी कर लें, कॉर्पोरेशन में किसी ऊंचे पद पर चले जाएं। और यही बात जब रॉबर्ट टी कियोसाकी ने अपने रिच डैड से शेयर की तो वो हंसे और उन्होंने कहा कि उस कॉर्पोरेट लैडर पर चढ़ने की बजाय क्यों ना उसका मालिक ही बन जाया जाए। बचपन में रॉबर्ट टी कियोसाकी को यह समझ नहीं आया था कि कॉर्पोरेशन के मालिक होने से रिच डैड का क्या मतलब था। पर मुद्दे की बात यह है कि अगर रॉबर्ट टी कियोसाकी के रिच डैड नहीं होते तो वो अपने पुअर डैड की बात मानकर किसी जगह नौकरी कर रहे होते। उनके रिच डैड ने बार बार याद दिलाया कि भीड़ के साथ चलने की जरूरत नहीं है, अपनी सोच रखो, अपनी समझ रखो और फिर अपनी जिंदगी की दिशा खुद तय करो। रॉबर्ट टी कियोसाकी अपनी कहानी कहते हैं कि जब तक मैं 25 साल का हुआ तब तक मेरे रिच डैड की सलाह मुझे समझ नहीं आती थी। उन्होंने कुछ दिन पहले ही मरीन कॉर्प्स छोड़ी थी और जेरोक्स कंपनी के लिए काम कर रहे थे। वहां उन्हें बहुत पैसा मिल रहा था, पर बार बार अपनी तनख्वाह को चेक करते थे और हमेशा निराश होते थे। टैक्स इतना ज्यादा कटता था कि उन्हें और ज्यादा काम करना पड़ता था अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए। धीरे धीरे वो सफल होने लगे, सक्सेसफुल होने लगे, तो उनके जो बॉसेस थे उन्होंने उनको प्रमोशन दी और सैलरी बढ़ा दी। उन्हें ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगा और जैसे ही उन्होंने अपनी ये बात अपने रिच डैड से शेयर की तो उन्होंने कहा, अच्छा तो तुम्हारे बॉस अमीर बन रहे हैं, तुम्हारी कंपनी अमीर बन रही है, तुम किसके लिए काम कर रहे हो, तुम किसे अमीर बना रहे हो। तो बस 1974 में जेरोक्स के एक कर्मचारी के रूप में ही उन्होंने अपना पहला कॉर्पोरेशन बनाया और अपने काम से काम रखना शुरू कर दिया।
पहले से ही उन्होंने संपत्ति वाले कॉलम में कुछ चीजें लिख रखी थी और खरीद रखी थी, पर अब उन्होंने ये ठान लिया था कि उन्हें और ज्यादा बढ़ाना है, उन्हें अपने एसेट्स और बढ़ाने हैं और अपनी लायबिलिटीज को और कम करना है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, जैसे जैसे रॉबर्ट टी कियोसाकी पैसे को समझते गए, इसके गणित को समझते गए, इसके व्यवहार को समझते गए, उन्हें अपने रिच डैडी की सलाह समझ में आने लगी। एक बार उन्होंने अपने काम से काम रखने की ठान ली और अपनी संपत्तियां, अपने एसेट्स बढ़ाने शुरू कर दिए और एक बेहतरीन कर्मचारी बन गए। उनके पास अब एक लक्ष्य था। वो सुबह जल्दी जाते थे, मेहनत से काम करते थे, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाते थे और अपने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते थे। और वो दौर भी ऐसा था कि उस समय नई नई चीजें, नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे थे जिसमें संभावनाएं तलाश की जा सकती थी। तो उन्होंने जेरोक्स मशीनें बेची। जितनी ज्यादा वो मशीनें बेचते, उन्हें उतना ही ज्यादा फायदा होता, लेकिन वो फायदा उनकी जेब में नहीं जाता, वो फायदा जाता कंपनी को, और रॉबर्ट टी कियोसाकी की जेब से कटता था टैक्स। ये बहुत ही मोटिवेशनल था। इस सिचुएशन में लोग हताश हो जाते हैं, पर रॉबर्ट टी कियोसाकी ने इसको पॉजिटिवली लिया और वो इस नौकरी के जाल से बाहर निकल आए। वो ये समझ गए थे कि उन्हें किस तरह से बाहर आना है, पर जल्दबाजी में उन्होंने नौकरी नहीं छोड़ी। धीरे धीरे सिर्फ 3 साल के समय में ही उन्होंने जेरोक्स कंपनी की तुलना में अपने छोटे से कॉर्पोरेशन कंपनी से ज्यादा कमाना शुरू कर दिया था। और उनका कॉर्पोरेशन रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाली कंपनी थी, और वो पैसा जो कि वो अपने एसेट से कमा रहे थे, वो उन्हीं के लिए दोबारा काम कर रहा था। अब उन्हें फोटोकॉपियर बेचने के लिए दरवाजे दरवाजे जाने की जरूरत नहीं थी। अपने रिच डैडी की सलाह से उन्हें बहुत फायदा हुआ। जल्दी ही उनकी प्रॉपर्टीज से आने वाले कैश फ्लो में इतना ज्यादा बढ़ोतरी हो गई कि उनकी कंपनी ने उनके लिए पहली कार खरीद के दी। उनकी पुरानी कंपनी जेरोक्स के लोगों को लगा कि वो अपना कमीशन बेच रहे हैं, परंतु ऐसा था नहीं। उन्होंने अपने कमीशन को अपने एसेट्स में कन्वर्ट कर रखा था। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि उनका एक एक रुपया उनके एक एक एम्प्लॉय जैसा उनके लिए काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि उन्होंने सही जगह पर इन्वेस्ट किया था। अपने रिच डैड से सीखे गए सबक के कारण वो इस चूहा दौड़ के मिथक से बाहर आ गए थे और कम उम्र में ही एक एम्प्लॉयर बन गए थे। स्कूल्स में पढ़ाया जाता है कैसे एम्प्लॉय बने, पर अपने रिच डैड की बात मानकर वो एक एम्प्लॉयर बने। और ये सब पॉसिबल हुआ पैसे को सही जगह पर इन्वेस्ट करने की समझ से, पैसे को मैनेज करने की समझ से, फाइनेंशियल लिटरेसी से। बहुत सारी मुश्किलें आई, पर अपनी सूझबूझ से और अपनी अवेयरनेस से, अपने नॉलेज से रॉबर्ट टी कियोसाकी उन मुश्किलों से आगे बढ़ते गए और लोग उनको फॉलो करने लगे। वो जब भी फाइनेंशियल सेमिनार्स में दूसरों को सिखाने को जाते, उनको अपनी बात बताते, तो वो हमेशा कहते कि फाइनेंशियल आईक्यू स्पेशलाइजेशन के 4 बड़े फील्ड से आने वाले ज्ञान का मिक्सचर है, नॉलेज का मिक्सचर है। सो वो 4 फील्ड्स कौन कौन सी हैं? पहला है अकाउंटिंग। रॉबर्ट टी कियोसाकी कहते हैं कि जिसे मैं फाइनेंशियल साक्षरता कहता हूँ, एम्पायर खड़ा करना चाहते हैं, साम्राज्य बनाना चाहते हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप जितने ज्यादा पैसे के लिए जिम्मेदार होंगे, उतना ही ज्यादा आपको बारीकी से नॉलेज होने की जरूरत है, नहीं तो आपका जो साम्राज्य है, आपका जो एम्पायर है, वो ताज के पत्तों की तरह ढह जाएगा। इस योग्यता, इस क्वालिटी की वजह से आप किसी भी बिजनेस की जो कमजोरियां हैं, वीक पॉइंट्स हैं, और उसकी जो प्लस पॉइंट्स हैं, उन्हें पहचान सकते हैं। दूसरा फील्ड है जो इंपॉर्टेंट है, वो है इन्वेस्टमेंट, जिसे वो पैसे से पैसे बनाने का विज्ञान कहते हैं। इसमें तकनीकें, रणनीतियां, स्ट्रैटेजीज, फॉर्मूले, इन सब की जरूरत होती है। तीसरा है बाजार की समझ, मार्केट की समझ, डिमांड एंड सप्लाई का साइंस। बाजार के तकनीकी पहलुओं को जानने की जरूरत है जो कि भावनाओं द्वारा संचालित होते हैं। जी हाँ, मैक्सिमम जनता इमोशनल होकर चीजें करती है और उसका फायदा उन लोगों को होता है जो कि दिमाग से सोचते हैं, खास करके पैसे के बारे में। चाहे वो गाड़ी खरीदना हो, घर खरीदना हो, या कोई भी सुख सुविधाएं हो, ये सारी चीजें इमोशन से होती हैं और फायदा हमेशा दूसरे व्यक्ति को होता है जो इन्हें बेच रहा होता है। और चौथी फील्ड है कानून, लॉ। उदाहरण के तौर पर अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट और बाजारों की तकनीकी दक्षताओं के सहारे कॉर्पोरेशन की जो क्षमता थी वो बहुत बढ़ गई थी। कोई भी आदमी जिसे कॉर्पोरेशन के द्वारा दिए जाने वाले टैक्स के फायदों और सुरक्षा का ज्ञान हो, वो बहुत तेजी से तरक्की कर सकता है और अमीर बन सकता है। पर वैसा करना जो कि किसी नौकरीशुदा कर्मचारी के लिए पॉसिबल नहीं है। उन दोनों में उतना ही डिफरेंस होगा जितना कि एक पैदल चलने वाले इंसान में और एक उड़कर जाने वाले में होता है। ये अंतर बहुत ज्यादा है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अपने रिच डैड की गाइडेंस को फॉलो करते हुए रॉबर्ट टी कियोसाकी एक सक्सेसफुल इंसान बने, जिन्हें दुनिया फॉलो करती है और जिनकी लिखी बातें पढ़कर और जिनकी बातें सुनकर लोग आज भी मोटिवेट होते हैं।